जी हजरात, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ ACJFIT। पिछले लेक्चर नंबर 9 में हमने आइजा 500 स्टार्ट कर दिया था। कहो आइजा 500 ऑडिट एविडेंस हासिल करने के दो मेथड्स, TOC सब्सटेंटिव। TOC भी मेथड है, सब्सटेंटिव भी मेथड है। चाहे TOC करें या सब्सटेंटिव करें, एक ऑडिटर को दौरान ऑडिट जो चाहिए वो एविडेंस है। अगर तुम एविडेंस नहीं लोगे तुम आखिर में रिपोर्ट साइन कैसे करोगे? उस एविडेंस को लेने के लिए वी हैव टू मेथड्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये दो मेथड्स हैं, ये प्रोसीजर नहीं है, ये मेथड्स हैं, ये प्रोसीजर नहीं है। क्यों? कि मेथड कुछ और है, प्रोसीजर कुछ और है। ये दो मेथड्स हैं, ये यहाँ प्रोसीजर्स हैं। मेथड्स, प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स। दिमाग में बिल्कुल बिठाना है। अब मैं थोड़ा सा ना सिलेबस खोलता हूं और मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं, ठीक है जी, ताकि आपको समझ आए कि आपके पेपर की कहानी है क्या। ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है ये एक अलग से पूरा चैप्टर है, ये अलग से पूरा टॉपिक कह लें इसको आप। कम से कम 4 क्लासेस लेगा ये। कम से कम कितनी क्लासेस लेगा? 4 क्लासेस। पेपर में 12 नंबर से लेके 10 नंबर से लेके 20 नंबर तक का सवाल यहां बन सकता है। ये एक अलग सेपरेट टॉपिक हो गया, आज का मौजू नहीं है, आज हम ये नहीं पढ़ रहे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूरे पेपर में भरे हुए हैं, जिसपे सवाल दो तरह से बनता है। एक सवाल बनता है डायरेक्ट और एक सवाल बनता है इनडायरेक्ट। अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं तो ये पेपर में कम से कम 25 से 30 नंबर के एग्जामिन हो रहे हैं। इसका मतलब है डायग्राम में देख रहा हूं आइजा 500 का, लेकिन इस डायग्राम के अंदर पूरी दुनिया है। ये ऑडिट की स्पाइनल कॉर्ड है। जिसने एफिड निकालना है उसको ये डायग्राम पर और इस लॉजिक पर और मेरी हर कई बात के ऊपर बुरी तरह, एक होता है ग्रिप, एक होता है बुरी तरह ग्रिप करनी पड़ेगी। C is for confirmation। ये है आइजा 505। ये एक अलग से सेपरेट टॉपिक है, ये 4 घंटे का टॉपिक है और इस पे सवाल अलग से बनता है। आइजा 505 ये कम से कम 2 क्लास का टॉपिक है और ये हम करेंगे जब हम सब्सटेंटिव स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, किस टॉपिक को पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, ये एक्सपर्टीज ना मेरे पास है। ये चैंपियनशिप आप भी दिखाएंगे कि आए जी फ्लो में पढ़ते हैं। हाँ, फ्लो में कब पढ़ेंगे? जब मैं पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा, फिर आप बेशक जो चाहे पहले पढ़ना है, लेकिन पहले सीक्वेंस होती है ना जी। ए फॉर एप्पल नहीं, A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। ये है आइजा 520। ये एक सेपरेट टॉपिक है, कम से कम 2 क्लास का टॉपिक है। सवाल अलग से बनता है इसके ऊपर। और अगर मैं यूं कहूं कि इस पे सवाल कितना बन सकता है, तो भाई वंस अगेन 5 to 15 मार्क्स कैन बी एग्जामिन्ड। ऑडिट की विंडो खोल रहा हूं मैं, समझ आ रहा है कुछ? टेस्ट ऑफ कंट्रोल सेपरेट टॉपिक, सब्सटेंटिव प्रोसीजर सेपरेट टॉपिक, C कंफर्मेशन आइजा 505 सेपरेट टॉपिक, कायरो का ए एनालिटिकल प्रोसीजर सेपरेट टॉपिक, आइजा 500 खुद एक सेपरेट टॉपिक। तो अगर टॉपिक गिनना 500, कहो 500 TOC सब्सटेंटिव 505 520, दोबारा 500 TOC सब्सटेंटिव 505 520। कितने हो गए टॉपिक? 5 टॉपिक देख रहे हैं आप। इफ यू डोंट रिवाइज दिस, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ आई डोंट एक्सप्लेन दिस, यू गॉन। हाँ, अगर किसी को पूरी कहानी आज 80% भी समझ आ जाती है तो जबरदस्त बात है। वाई? क्योंकि जब मैं ये TOC टॉपिक पढ़ा रहूंगा तो ये फिर बता रहूंगा, जब सब्सटेंटिव पढ़ा रहूंगा तो फिर बता रहूंगा। तो आप ना चाहते हुए भी 15 से 20 मरतबा मेरे मुंह से ये सुन लेंगे आप। और जब तक आप ये नियत ना करें कि यार मैं नियत कर रहा हूं कि मैंने पास नहीं करना है, उस वक्त तक आप फेल नहीं हो सकते। बात समझ आ रही? मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी काम आपका है, ठीक है जी। लेट्स मूव। ये मैंने हल्का सा आपको बता दिया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, रिपीट करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ TOC इज समथिंग एल्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सटेंटिव इज समथिंग एल्स। जो ऑब्जेक्टिव TOC का है वो सब्सटेंटिव का नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव सब्सटेंटिव का है वो TOC का नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल को वेरीफाई करना, सब्सटेंटिव का ऑब्जेक्टिव है P&L बैलेंस शीट को वेरीफाई करना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर करते हुए
हम P&L बैलेंस शीट को वेरीफाई कर रहे होते हैं. इन द केस ऑफ P&L we are verifying transactions that occurred during the period. In the case of verifying balance sheet हम closing number को verify कर रहे होते हैं. ये तो बेसिक्स है ना यार. आप अकाउंटिंग पढ़ के आ रहे हैं, FA1 में पढ़ा, FA2 में पढ़ा, F3 में पढ़ा, F7 में पढ़ रहे होंगे. बहरहाल मैं P&L वेरीफाई कर रहा हूं, मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर रहा हूं. मैं क्या कहूंगा, आप क्या समझोगे ना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैं बैलेंस शीट के क्लोजिंग नंबर वेरीफाई कर रहा हूं. क्या कर रहे हो आप? सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर रहा हूं. सर आजकल मेरी क्लाइंट पोस्टिंग है, मैं सर आजकल सीमित पाकिस्तान ऑडिट कर रहा हूं. सर मुझे ना सेल्स का हेड दिया हुआ है, तो मैं सेल्स की टेस्टिंग कर रहा हूं. बेटा कर क्या रहे हो? सर मैं सेल्स वेरीफाई कर रहा हूं. आप सब्सटेंटिव कर रहे हो. सर वो मैं डेटर्स वेरीफाई कर रहा हूं, तो वो मेरे जूनियर, मेरे जो है ना वो जॉब इंचार्ज ने कहा है कि यार हमें डेटर्स को कंफर्मेशन भेजनी है, और तुम एक काम करो, क्लाइंट से कहो कि मुझे कंट्रोल अकाउंट और मुझे सपोर्टिंग कागज सब जो जिस बेस पर रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ है, सेल किया होगा, इनवॉइस रेस की होगी, कुछ पेमेंट आई होगी, ये सब मुझे दें आप. बेटा आप क्या कर रहे हो? सर मैं डेटर्स पे सब्सटेंटिव कर रहा हूं. मेरी बात समझ आ रही है? इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट, शुड गो डायरेक्ट टू योर हार्ट. मैंने कहा साकिब आजकल तुम किस क्लाइंट पे हो? साकिब ने कहा सर आजकल ना मैं हेस्कॉल हूं. मैंने कहा क्या कर रहे हो? सर मैं उनके परचेज सिस्टम के कंट्रोल्स वेरीफाई कर रहा हूं. आप TOC कर रहे हो. मैंने कहा मरियम आजकल आप क्या कर रही हैं? तो मरियम ने कहा सर मैं जो है ना वो बैंक रिकॉर्ड्स के कंट्रोल देख रही हूं कि क्या बैंक रिकॉर्ड जो है टाइमली बेस से बनती है, और बैंक रिकॉर्ड पर क्या एज पर द SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या 3 लोग साइन कर रहे हैं. सर मैं कंट्रोल टेस्टिंग कर रही हूं. क्या कर रही हैं आप? पिक कर रहे हो. मैंने कहा भाई आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं जो है ना वो पेरोल को वेरीफाई कर रहा हूं. मैंने कहा पेरोल में तुम क्या वेरीफाई कर रहे हो? सर मैं चेक कर रहा हूं कि मंथली टाइम शीट्स बनती हैं, मैं चेक कर रहा हूं कि ओवर टाइम के आवर्स अलग से रिकॉर्ड होते हैं, मैं वेरीफाई कर रहा हूं कि मंथ एंड के ऊपर जब पेरोल शीट सिस्टम से प्रिंट होती है तो क्या उस पर एज पर द SOP क्या उस पर सिग्नेचर हो रहा है. क्या कर रहे हो आप? टेस्ट ऑफ कंट्रोल. अगर मैं यही कंफ्यूज हो गया तो मेरा काम हो जाएगा. तो पहले इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है. बात समझ आ रही है? फिर रिपीट करो. द ऑब्जेक्टिव ऑफ TOC इज टू वेरीफाई इंटरनल कंट्रोल्स. प्लीज नोट, एक ऑडिटर, जब मैं कहूं ना प्लीज नोट, इसका मतलब बिल्कुल हाई अलर्ट पे चलेंगे आप. इस वक्त आप और मैं डायरेक्ट 1-to-1 चल रहा है. दुनिया में क्या चल रहा है, प्लस माइनस सब भूलें, क्लास में फोकस करें. जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो अपने हाथ पैसे मारे और दोबारा अपना कुछ जगह है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज टू वेरीफाई इंटरनल कंट्रोल्स. अगर हम TOC नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि क्या हमारे क्लाइंट के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स के ना होने का रिस्क हाई है या लो है. और अगर हमें ये पता नहीं चला तो हम अपना सैंपल साइज कैसे डिटरमिन करेंगे. लिहाजा in order to determine the sample size of substantive procedure, be it low, be it high, we need to assess the controls, and that is only possible by performing पेपर में 30 नंबर के OTs हैं. लॉजिकली फौलाद बन जाओ, फौलाद. मजाक का पेपर नहीं है कि पढ़ लूंगा, देख लूंगा, हाँ हो जाएगा, 2-3 सवाल देख लूंगा, एंड में पढ़ लूंगा. इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट. ठीक है जी. बड़े बड़े बुर्ज गिर जाते हैं, बड़े बड़े A लेवल, बड़े बड़े पोजीशन होल्डर, बड़े बड़े चीते ना यहाँ आके लुढ़क जाते हैं. तो ये इसको किसी पर्चे से कंपेयर ना करें आप. सर मेरे F7 में 80 मार्क्स है, बेटा ये F8 का पेपर है. सर मेरी तो F5 में पोजीशन है, बेटा ये F8 का पेपर है. सर मेरे तो एवरेज 80 मार्क्स, बेटा ये F8 का पेपर है. मेरी बात समझ आ रही है? मैं डराऊंगा नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं, और आपका रिजल्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है. कितने बच्चे पास हो रहे हैं ये बहुत मैटर करता है. बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है जी. दोबारा TOC एक मेथड है, सब्सटेंटिव एक मेथड है. हर मेथड को करने के प्रोसीजर कॉमन, कायरो, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन. कोई नींद में पूछेगा ना तो जवाब देंगे. कहो कायरो, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन. अब जरा 5 सेकंड में पहले तो कायरो याद कर लें. शाबाश. दोहराएं दोहराएं दोहराएं. जैसे नहीं बच्चे पढ़ते हैं क्लास 3-4 के. दोहराएं.
2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। दोहराओ, शाबाश। नहीं मुझे भरोसा आपके ऊपर जी। अगर किसी को ये अब तक याद नहीं हुआ है और वो बाजू वाले से पूछ रहा है, ये लम्हा फिक्रिया है। 6-7 बार बताया मैंने, मेंटली प्रेजेंट रहे बेटा। दोबारा स्लो मोशन में इधर देख लें जी, मत शर्माए, मैं बताऊंगा, आप मुझसे पूछे। बाजू वाला खुद मुश्किल में है, वो कह रहे तू और मैं एक ही बोर्ड में है, तू मुझसे क्या पूछ रही है, तू सर से पूछ। कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसिड, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन। अगले आधे घंटे हम सिर्फ कायरो पे काम करेंगे, तो आप तमाम लोग जरा तवज्जो फरमाएं। अच्छा, एक बात मैं दोबारा रिकैप कर दूं, विच आई टोल्ड इन द लास्ट सेशन बट आई एम गोना रिपीट अगेन। अगर हम ऑडिट 100% करते हैं, मैंने अगर 100% कोई काम करता है, 100% जो मतलब मैंने ये नहीं कहा 100% टेस्टिंग करता है, रिपीट, लेट मी क्लैरिफाई। अगर मैं वहां 100 काम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो टीओसी उसका 20 से लेके शायद 40% होगा मैक्सिमम, तो बाकी क्या बचा। इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूं दी ऑडिट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन व्हाट, इसकी मिसाल उस बड़ी गजब की दावत की है जहां आप जैसे ही पहुंचे तो एक बंदा ऑरेंज जूस लेके घूम रहा है और आप कई बरसों से भूखे प्यासे थे। आपने कहा ऑप्शन क्या क्या है, बोले सर कोकोनट जूस है, ऑरेंज जूस है। आपने फौरन से एप्पल नहीं है, हालांकि आपकी शक्ल देखना इस तरह की थी नहीं, ठीक है ना, हालांकि आप पानी पी सकते थे, ऑरेंज जूस ला दो, ला दें दो, ठीक है, वो दो ले आए। फिर 10 मिनट में सूप भी सर्व हो रहा है। अब आपने 6 गिलास ऑरेंज जूस की पी लिए, सूप आपने 3 गिलास पी और 2 आपने पार्सल करा लिए। ये कौन मेहमान था वल्लाह हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या था क्या। अब खाना लगा, वो कह रहा है यार अब तो मेरे अंदर ना खाने की और सब्सटेंटिव करने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि मैंने इतना सारा टीओसी कर लिया है। कुछ समझ आया? इसका मतलब है कि हम जब दावत में जाएंगे तो भाईजान आपने जो लिफाफे में 1000 रुपए दिए हैं उसको ब्रेक इवन पर लाने के लिए क्या फोकस करेंगे आप। और अगर डिनर में प्रॉन्स हैं तो पूरी आवाम कहाँ होगी, क्योंकि अगर लिफाफे में 2000 रुपए दिए आपने तो आपको प्रॉन्स खाकर ब्रेक इवन अचीव करना होगा। सर हाउ डू वी अर्न प्रॉफिट? डेजर्ट, गुलाब जामुन, लबे शीरीन और गाजर का हलवा, ठीक है जी। बहरहाल इसका मतलब है कि ऑडिट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन व्हाट, सब्सटेंटिव। इसका मतलब है ये हमारे काम का कम स्कोप है और ये हमारे काम का ज्यादा स्कोप है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। अब मैं समझा रहा हूं कायरो, पूरी क्लास को मैं लेके चलता हूं क्लाइंट के ऊपर। हम ऑडिट कर रहे हैं सीमेंस पाकिस्तान का। किसको ऑडिट कर रहे हैं भाई? और जब मैं ये क्लास में जुमला कहूंगा हम ऑडिट कर रहे हैं फला, तो हमारे जो पहली क्लास थी जहां मैं और आप एक पेज पर आ गए थे, मैंने क्या कहा था कि बैलेंस शीट डेट क्या होगी, December 31, ठीक है। जो टीम ऑडिट करने जा रही है एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट टीम में जो बंदे ग्राउंड पर हैं वो भी शामिल है, जो बैक ऑफिस में एएम है, मैनेजर है, पार्टनर है, वो भी शामिल है। अल्टीमेट रिपोर्ट कौन साइन कर रहा है? एंगेजमेंट। अगर कहीं ऑडिट में भंड हो जाए जिम्मेदार कौन है? ये सारी बेसिक्स बनी हुई, ठीक है, जबरदस्त। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बंदों की टीम है। मैं इनका जॉब इंचार्ज हूं। हम पहुंच गए सीमेंस पाकिस्तान, जहां पीछे जो 6 लोग बैठे हुए होंगे वो सीमेंस के फाइनेंस के लोग हैं, ठीक है जी। अब मैं हेड एलोकेट करूंगा, जॉब इंचार्ज हूं। यार आप कर लें डेटर्स और सेल्स और 3 एक्सपेंसेस, भाई आप कर लें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, आप कर लें ट्रेड पेबल्स, भाई आप पूरे एक्सपेंसेस कर लें, भाई आप ये हेड कर लें, भाई आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज देख लें, भाई आप फलां कर। मैं क्या कर रहा हूं? इसको बोलते हैं हेड एलोकेशन। कहो हेड एलोकेशन, हेड HEAD, हेड एलोकेशन। कौन सा बंदा P&L का, बैलेंस शीट का कौन सा काम करेगा? दिस इज कॉल्ड हेड एलोकेशन, ठीक होगी। पहले मैं आई कवर करता हूं। आई फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, फिर आ रहा है इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, और फिर आ रहा है आई फॉर इंक्वायरी। जब एक ऑडिटर क्लाइंट पर जाकर एसिड गिनता है, क्या कहा? जब एक ऑडिटर क्लाइंट पर जाकर एसिड गिनता है, रिपीट करो, इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहा है, कैश काउंटिंग कर रहा है, फिक्स एसेट की काउंटिंग कर रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं ये एक प्रोसीजर है, नाम है इसका इंस्पेक्शन ऑफ एसेट। ईयर एंड पर 4 बंदों की टीम जाकर सीमेंस पाकिस्तान पे स्टॉक काउंटिंग कर रही है। सपोज कर लें, एग्जांपल के लिए अज्यूम कर लें कि जी आपके पास सिर्फ फिनिश गुड्स है और आपके पास लेट से बड़े बड़े रखे हुए जनरेटर और ट्रांसफार्मर जो बनाते हैं आप,
अब आप यूनिलीवर की एग्जांपल लेंगे तो दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अगर आप 3M की एग्जांपल लेंगे दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अगर आप इसकी बात करेंगे जो व्हाइट बोर्ड बनाते हैं दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट, अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं हैबिट का उनके पास फर्नीचर है दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट। इसका मतलब है प्रोडक्ट वेरी करेगी फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। अब हम सीमेंस में जब गए तो वहां रखे हुए बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स जो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट है, बस 3-4 दिन में शिप होने वाली है। अब हम जाकर गिन रहे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, ये क्या कर रहा हूं मैं? ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री काउंटिंग इसमें कहां फॉल कर रहा है? इंस्पेक्शन ऑफ। दिसंबर 31 पे क्लाइंट के पास 6 लाख रुपए, कितने पैसे हैं जी? मैंने अपनी आर्टिकलशिप में ईवाई के अंदर कोई 15-20 क्लाइंट्स की मैंने कैश काउंटिंग की होगी। सर ये कैश काउंटिंग क्या होती है? क्योंकि कैश एक रिस्की आइटम होता है, लिहाजा एज पार्ट ऑफ आवर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एज पार्ट ऑफ आवर, आप दावत में जाके चुपचाप टेबल पर बैठ के खाने का वेट नहीं करते हैं। यू लुक फॉर सम सोशल नेटवर्किंग, यू मीट सम पीपल। अगर आप एक दावत में जाके चुपचाप खाना खा के आ गए तो बहुत बेहतर था कि आप किसी होटल लेके खा लेते। ये मैं सिखाता हूं अपने बच्चों को कि गो एंड मीट पीपल, अपना कार्ड एक्सचेंज करें, अपने ताल्लुकात बनाएं, सोशल नेटवर्किंग करें, दैट इज पार्ट ऑफ द जॉब। तो एज जिस तरह हम दावत में जाके हमारा काम है कि जी हम जाकर जो है ना वो लोगों से मुलाकात करते हैं, ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। फिर खाना खा के आप जिसने आपको दावत दी थी उससे मुलाकात करेंगे, उसकी जेब में आप लिफाफा डाल देंगे, या दूल्हा दुल्हन जिसकी भी साइड के आप हैं एक मुलाकात करेंगे, कर्टेसी करके बाहर निकलेंगे आप। उसके बगैर अगर आप चुपचाप निकल गए तो फिर आप किसी और दावत में चले जाते, जहां खाने की अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप, ठीक है? ये 3 इडियट्स वाली मूवी थोड़ी है, ठीक है? जहां कह रहे ऑल इज वेल, ठीक है? इसका मतलब है जिस तरह दुनिया में स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उस तरह हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि क्लाइंट पर अगर कैश है, क्या है, तो हम जाकर कैश काउंटिंग करेंगे। सर ये कैश कैसे गिनेंगे? बेटा कैश ऐसे गिनेंगे जिस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेमनों को देखा है, ऐसे कैश गिनेंगे। इसको कैश की गड्डी दी, ये भाग गया। मुझे डाउट था, कंफर्म हो गया, और ये तकरीबन बस यूं बैठा हुआ है। मैंने रोक लिया, बोले कहां जा रहा भाई? वी आर ट्रस्टवर्दी पीपल, वी कैन नॉट रन अवे लाइक दिस। इफ यू रन अवे आई विल फायर यू। ठीक है जी? सर 5 लाख की गड्डी है और लाख रुपए की 5 गड्डियां, टोटल 5 लाख रुपए। लाख की गड्डी है और हर गड्डी में कितने नोट होंगे? 1000 के 100 गिनने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। सर तो क्या हम ऐसे थूक लगा लगा के या पानी लगा के नोट गिनेंगे? हाँ जी गिनेंगे, ये हमारा प्रोसीजर है। ये जो आप कैश गिन रहे हैं, आपने गिने भाई कभी जी? कितने मैक्सिमम गिने आपने? ये मेरा बड़ा हुआ सपोर्टर, इसको पता है मैं क्या कह रहा हूँ जी। 4-5 ठीक है, हर गड्डी काउंट की, सैंपल बेस में काउंट किया। कैश हम 100% काउंट करते हैं। क्या कहा? 100%। ऐसा नहीं हो सकता कि लाख की अगर गड्डी है और अगर 1000 के 100 नोट है तो 70 गिन के छोड़ दिए, नहीं, आपको पूरे करेंसी नोट गिनने पड़ेंगे। बारल आगे कवर करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी आर्टिकलशिप में मैक्सिमम कितना पैसा गिना है और मैं कहां गया था, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। जिसके लिए मुझसे पढ़ने आए हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जब सब्सटेंटिव करेंगे तो फिर लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग, आप इंजॉय करेंगे। अभी नहीं बता रहा, रिपीट करें। जब एक ऑर्डर ईयर एंड पर क्लाइंट पर जाकर फिजिकल कैश गिनेगा, वो जो कर रहा है वो प्रोसीजर है, नाम है उसका इंस्पेक्शन ऑफ एसेट। क्लियर थी भी हो? जबरदस्त। ये बैठे हुए हैं डायरेक्टर सेल्स, ये बैठे हुए हैं डायरेक्टर एचआर। इनकी शक्लें ना देखें भाई, ये देखें मैंने इनको ओहदा दे दिया है। ये बैठेंगे फाइनेंस की हेड, उफ बरहम। ये बैठे हुए डायरेक्टर प्रोडक्शन, ये सारे टॉप के लोग बैठे हुए। मेरी इनसे मुलाकात चल रही है और मैं इनसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं जॉब इंचार्ज भी हो सकता हूँ, आई कैन अज्यूम माई सेल्फ एज असिस्टेंट मैनेजर और मे बी एन एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। दौरान ऑडिट हम फॉर्मल और इनफॉर्मल क्लाइंट से मुस्तकिल मुलाकातें कर रहे होते हैं। फॉर्मल टाइम लिया, अब सीमेंस के एमडी से मिलना चाहते हैं आप, तो सीमेंस के एमडी से मिलने के लिए जो उनकी बाहर पीए बैठी उनसे टाइम लेना पड़ेगा आपको 10-12 दिन पहले। दूध वाला नहीं है, सीमेंस का एमडी है वो। तनख्वाह उसकी होगी कम से कम कोई 40-45 लाख रुपए पर मंथ विदाउट बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऐड कर लेंगे, करोड़ 1.25 करोड़ का पैकेज मगल बनना चाहिए। ठीक है जी गरीबों, राल टपकरी इसकी पोछ ले भाई। ठीक है, अब आप चले गए जी मुझे एमडी साहब से मिलना है, उनकी पीने से चपेट मारनी है आपको।
बॉस इस टाइम में ना वो फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स का टाइम। ओह माय गॉड। गुर्बत में आप खाते हैं बिरयानी, आमलेट पराठा। वो बड़ा आदमी है भाई, ब्रेकफास्ट में नेस्कैफे और कटे हुए फ्रूट्स खा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी काम हो चुका है। आप खाते हैं दोपहर में चिकन बिरयानी, वो खा रहा है सैलेड क्योंकि अब उसके पास वक्त नहीं बचा है, तो ही हैज टू मेंटेन द डाइट। ठीक है जी, तो उनके टाइमिंग होते हैं। सीईओ साहब हैं भाई, ट्रेवल कर रहे हैं। बॉस का है जी, बॉस तो जी उम्रे पे गए हुए हैं, दुबई होते पाएंगे। मैंने कहा ट्रिप उल्टा करें आप, ये ट्रिप सही नहीं है। दुबई जाए वापसी उम्रा करते हुए लड़के, समझ रहे, ताकि अफेक्ट नलिफाई हो जाए। हाँ ठीक है। There are certain rules of life which I will be guiding you from time to time. ठीक है। तो भाई सीईओ साहब से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ेगा आपको। इनसे मुलाकात हुई। ये जैना वो कौन है जी, एचआर के हेड है मेरे हाथ में अकाउंट से। मेरी कुलीग है मरियम, मैं उनके साथ गया क्लाइंट के पास। मैंने कहा मरियम मुझसे सवाल पूछना है कि पिछले साल के मुकाबले में जो पेरोल एक्सपेंस है वो क्यों बढ़ गए आपके, या लेट्स से पेरोल एक्सपेंस कम क्यों गए। अब ये मुझे बता रहे हैं, देखें जी वो पिछले साल के मुकाबले में कोविड था, बंदे निकाले, जो बंदे बच गए इंक्रीमेंट दिया, और कुछ हमने नई हायरिंग की है, कुछ को ले ऑफ किया है, अट्रम शट्रम फलाना ढिमकाला ब्ला 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 डॉट डॉट डॉट। ये क्या बता रहे हैं मुझे, ये क्या बता रहे हैं? ये मुझे बता रहे हैं रीजन फॉर इंक्रीज ऑडिट। ये जो मैं कर रहा हूं उनसे, ये क्या है, इंक्वायरी। क्या कर रहा हूं मैं? ये इंक्वायरी कैन बी डन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, और इंक्वायरी कैन बी डन बोथ इंटरनली एंड। मैंने कहा मरियम हमारी इनसे मुलाकात है। सर ये कौन है? बेटा ये कंपनी के लॉयर हैं। तो यार इनका ये कहीं बाहर बैठते हैं, मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल लॉयर हैं, तो मैं और आप इनके पास जाकर मुलाकात करेंगे। इसका मतलब है हम इंक्वायरी करने के लिए इंटरनल लोगों से भी इंक्वायरी करेंगे और फॉर्मल टाइम लिया। इनफॉर्मल हमने, जब हम पीएसओ के ऑडिट पे थे, जो है ना वो उसके और पार्क सुजुकी था, फिर आपका जो है ना वो अलबर्गा इस्लामिक बैंक था, तो हम बड़ा कैजुअल वे के अंदर भी क्लाइंट से बातचीत करते थे, ओवर अ कप ऑफ टी। कैंटीन में क्लाइंट लंच पर मिल गया, शाम की चाय। अब पीएसओ के सेकंड फ्लोर में जना पूरा गेम जैसा बना हुआ है, क्लाइंट भी स्नूकर खेल रहा है, मैं भी स्नूकर खेल रहा हूं, मैं ब्लैक बॉल पॉट कर रहा हूं, मेरी शक्ल देख रहा है, वही मुझसे बातचीत कर रहा हूं। ये इनफॉर्मल तरीका है। किसी क्लाइंट पर कैरम बोर्ड लगा हुआ है, कहीं डब्बू लगा हुआ है, कहीं टेबल टेनिस है। बड़े बड़े क्लाइंट पर ही शशके होते हैं, दे हैव अ सेपरेट गेम्स रूम, जहां पर 5 के बाद आपने जो करना है, कैजुअल स्टाइल है उनका। काम, हमें काम चाहिए। अब आप पूरे दिन स्नूकर खेल के रात जाके काम करें, हमें सुबह 10 बजे काम चाहिए। अब आप पूरे दिन में काम करके दे दें या ब्रेक्स लेके करें, वो आपका मसला है। तो द पॉइंट इज वी हैव अ इनफॉर्मल डिस्कशन, या वी हैव इनफॉर्मल डिस्कशंस एट द ऑडिट एंड। सर ऐसा ही है सर? ठीक है जी, ये हो गया इंक्वायरी। 2 कवर कर लिए मैंने। पहला क्या था? जवाब दो। दूसरा क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। भाई आपका नाम क्या? मुश्तबा। मैं और मुश्तबा जो है वो हम ऑडिट कर रहे हैं कैश एट बैंक का। किसका? क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे जहन में आ रहे हैं? क्या डॉक्यूमेंट्स आपके जहन में आ रहे हैं? जी बताएं, क्या डॉक्यूमेंट आपके जहन में आ रहे हैं? बैंक रिकॉर्ड देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, जीएल देखेंगे, ट्रायल देख सकते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक का ब्रेकअप देख सकते हैं, बैंक वाउचर देख सकते हैं। ये सबका देखना इज व्हाट? ये सबका देखना इज अ प्रोसीजर। नाम है इसका इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है जी। भाई आपका नाम क्या? सऊद नाम है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। सऊद जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं सेल्स। क्या वेरीफाई कर रहे हैं? ये जो मैं आपको जुमले बता रहा हूं, मैं बड़ी चालाकी के साथ गायबाना हल्का सा ग्राउंड बना रहा हूं। किस टॉपिक के लिए? जो कि पेपर में कितना मार्क्स का है मुझे पास कराना, तो मैं बड़े चालाकी के साथ स्मार्टली आपको हैंडल कर रहा हूं, आपका दिमाग खोल रहा हूं थोड़ा सा। मैं और सऊद वेरीफाई कर रहे हैं सेल्स। क्या वेरीफाई कर रहे हैं? तुमने माल बेचा, तुमने माल, अगले ने क्या किया होगा? परचेज किया होगा, उसने परचेज ऑर्डर दिया होगा, तुमने सेल्स ऑर्डर दिया होगा, फिर माल फैक्ट्री के गेट से बाहर निकला होगा, तुमने गेट पास बनाया होगा, फिर तुमने माल कस्टमर को पहुंचाया होगा, डिलीवरी नोट बना होगा, फिर तुमने इनवॉइस रेज की होगी, उसने एक्नॉलेज की होगी। हाँ है ना? ये सारे डॉक्यूमेंट्स बने होंगे। जवाब दें। इन डॉक्यूमेंट्स का देखना इज अ प्रोसीजर। नाम है उसका इंस्पेक्शन ऑफ, रिपीट करो, दोहराने ऑडिट। जब एक ऑडिटर तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी आप हेड कर रहे हैं उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन, सप्लायर एग्रीमेंट, कस्टमर एग्रीमेंट, जीआरएन, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, गेट पास, डिफरेंट ब्रेकअप्स, डिफरेंट एक्सपेंसेस के ब्रेकअप्स,
डिफरेंट शेड्यूल, फिक्स एसिड की एडिशन का शेड्यूल, ये सब कागज का देखना इज अ प्रोसीजर, नाम है इसका इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। 10 सेकंड दे रहा हूं, तीनों को दोबारा दिख में रिवाइज करें, शाबाश, एंड विल मूव। जो नोट करना है नोट करें, कागज में सब कुछ लिखा हुआ है, जो आप इनफॉर्मल नोट करना चाहते हैं वो नोट करना है। जी अदर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने 3 प्रोसीजर कवर किए इनफॉर्मली। कहीं इंस्पेक्शन ऑफ एसिड, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी। आगे चलते हैं जी। आर में 2 बातें हैं, आर में 2 बातें, राना रिजवान नहीं, कहो रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन। क्लाइंट ने मुझे एक शेड्यूल दिया जिसपे एक्सपेंसेस का ब्रेकअप आ रहा था। ब्रेकअप, आई हेट ब्रेकअप, आई ओनली लव पैचअप्स। ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है जी। एक्सपेंसेस का ब्रेकअप कुछ ऐसे 200, 300, 400, कितना आ गया? 400, 300, 700, 700, 200। ये क्लाइंट ने मुझे ब्रेकअप दिया। वाजिम कर ले कोई भी एक्सपेंस का ब्रेकअप है। मैंने कैलकुलेटर लिया और मैंने कहा जी 200 प्लस 300 प्लस 400 कितना आएगा? ये मैंने अपनी तरफ से वर्किंग की है या मैंने क्लाइंट की वर्किंग को सिंपल रिकैलकुलेट किया है? ठीक है, क्लाइंट ने बना के दिया बैंक रिकंसिलेशन। बचपन से बनाते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, आज तक आपसे टाई नहीं हुई और ना आपको लॉजिक समझ आई उसकी। ठीक है, हम जब आपको कैश एट बैंक बताएंगे तो बताएंगे दुनिया में बैंक रिकॉर्ड का वजूद क्यों है। ठीक है, भारत बहुत ही क्यूट है आप लोग। ठीक है, बैलेंस एज पर बैंक है जी, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स और एड अनक्लियर्ड चेक्स, एनी अदर रिकंसाइलिंग आइटम एड और लेस। क्या निकला है? क्या कहलाया ये? अभी क्लीन बोर्ड हो जाएंगे आप लोग, अभी पटक दूंगा आपकी मैं। बैलेंस एज पर, बोले घबराए मत भाई, नहीं मारूंगा यार, बोले भाई। बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा कॉलम जी? घबरा क्यों नहीं है? बैलेंस एज पर कैश बुक का कौन सा कॉलम? कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं, एक कैश होता है, एक बैंक है। कैश कॉलम की बात थोड़ी हो रही है जी, बैंक। हिम्मत से कहे ना भाई, इंटरव्यू में सवाल होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं वहां नहीं हूं आपके साथ, फिर आपका क्या होगा भाईजान? ये आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम। ये बैठे में साहब जिन्होंने मुझे बैंक अकाउंट बना के दिए, ये क्लाइंट के वो साहब हैं जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में होते हैं। बैंक और कैश के मामला फाइनेंस के अंदर कौन डील करता है? कौन? ट्रेजरी डिपार्टमेंट। मैंने कैलकुलेटर लिया और मैंने कहा दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस। हाँ जी सही आ रहा है। ये क्या कर रहा हूं मरियम में, सिंधिया में क्या कर रहा हूं? ये मैं कर रहा हूं रिकैलकुलेशन। रिपीट करो, जब हम क्लाइंट की वर्किंग को, जब हम क्लाइंट की वर्किंग को एज इट इज चेक करेंगे, जब हम क्लाइंट की वर्किंग को एज इट इज चेक करेंगे, नाम है उसका रिकैलकुलेशन। क्लाइंट ने मुझे कागज दिया, मैंने कहा नहीं ये नहीं है, ये तो ये है, और ये नहीं, ये है। क्योंकि हमने ये देखा कि बैंक स्टेटमेंट में और आपकी जो कैश बुक की ट्रांजैक्शंस हैं उसकी पोस्टिंग कुछ यूं है। मेरे मुताबिक ये बैलेंस ये नहीं, ये है। अब क्या करना है आप? रीपरफॉर्मेंस। बैंक रिकॉर्ड बनाने के लिए मुझे 2 कागज चाहिए, एक मुझे आपकी कैश बुक चाहिए और एक मुझे आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? एक मुझे चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट और एक मुझे चाहिए आपका कैश बुक का बैंक वाला, जिसकी बेस पर मैं चाहूं तो मैं बैंक रिकॉर्ड खुद से बना सकता हूं। अब जो मैंने खुद से नंबर्स प्लॉटिंग किए, ये रिकैलकुलेशन है, रीपरफॉर्मेंस है। ये रीपरफॉर्मेंस है। रिपीट करें, जब हम क्लाइंट की वर्किंग को एज इट इज चेक करते हैं वो कहलाता है रिकैलकुलेशन। जब उसी वर्किंग को हम अपने तरीके से, अपने मेथोडोलॉजी से, अपनी assumption से जब हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रीपरफॉर्मेंस। Every audit firm has its own audit methodology. EY के ऑडिट करने का स्टाइल डिफरेंट है। आई एम फ्रॉम EY, मेरा अपना डिफरेंट स्टाइल था। हम अपनी फर्म की मेथोडोलॉजी को फॉलो करते थे। इत्तेफाक है 2 लोकेशंस पे काम किया, दुबई में काम किया, अबू धाबी में काम किया, टोरंटो में काम किया।
था ईवाई, बट कंट्री का फर्क था ना। एक आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, यू वर्किंग इन मिडिल ईस्ट एंड यू वर्किंग इन नॉर्थ अमेरिका। तो बात यह है कि स्टाइल का डिफरेंस था, तीनों जगहों पर काम करने की मेथडोलॉजी डिफरेंट थी। ठीक है जी। कुछ घरों में आप जब जाते हैं तो कुछ डेजर्ट पहले सब हो जाता है, हल्का फुल्का एपेटाइजर। कुछ दावतों में जी डेजर्ट उसके बाद सब हो रहा है, डिफरेंट मेथडोलॉजी। ठीक है जी। इफ यू आर अटेंडिंग अ दावत ऑफ एनी मेमन कम्युनिटी तो आखिर में जो है ना पूरा आइटम होगा, पान भी होगा और सौंफ भी रखी हुई होगी और पूरा तमाम होगा। बहरहाल अब तो तमाम में कॉमन है, लेकिन बहरहाल कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ठीक है जी। दे हैव देयर ओन मेथडोलॉजी। ठीक है जी। मैंने साकिब से पूछा, मैंने कहा भाई तू कब पढ़ता है? कह रहा सर मैं दिन में तो पढ़ ही नहीं सकता, मुझे तो सर सन्नाटा चाहिए बिल्कुल। मैंने कहा भाई रेगिस्तान जाके पढ़ ले, तू होगा और मिट्टी होगी और एक रेटल स्नेक निकल आएगा कहीं से करता हुआ। कह सर मैं तो रात में पढ़ता हूँ। ठीक है जी। मैंने मुस्तफा से कहा, मैंने कहा भाई आप कब पढ़ते? कह सर मेरे पास तो वीकडे में टाइम ही नहीं है, मैं तो पढ़ता ही वीकेंड पे हूँ। मैंने कहा भाई तू कब पढ़ता है? कह रहा मैं तो पढ़ता ही नहीं। और ये तो नया आइटम लाया भाई। मैंने कहा मरियम आप कब पढ़ती है? सर मैं शाम में पढ़ती हूँ। मैंने कहा भाई आप कब? सर मैं मगरिब के बाद पढ़ता हूँ। हर बच्चे के पढ़ने की मेथडोलॉजी। अगर आप कहें सर ये ऑडिट आप इस तरह पढ़ा रहे हैं, सर दुनिया कहाँ निकल गई? ठीक है, हम भी दुनिया के साथ चलते हैं। लगाओ भाई मल्टीमीडिया, सारे लेक्चर बने हुए पावर पॉइंट के ऊपर। लाइट डिम करें भाई, आए जी, अच्छा जी, ये देखें, ये देखें जी, आए जी, हाँ जी पढ़े, अच्छा जी, आए जी, अच्छा जी। 1 घंटे में आप इंशाल्लाह यूं बैठे होंगे और आप दुआ करेंगे अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह मुद्दु सो जाएंगे आप। ये ऑडिट पढ़ाने की मेथडोलॉजी फ्लॉप है। The day I introduced multimedia or any kind of automation, the theory will flop. इसको पढ़ाने का एक ही तरीका जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, खूनख्वार तरीके से, ऐसे बटन खोल के तीनों ऊपर करके बिल्कुल आंखों में आकर डाल के और आपसे रिपीट करवा रहा हूँ तो ये पर्चा पास होगा। मेरे पढ़ाने की मेथडोलॉजी डिफरेंट है। अगर यही सब्जेक्ट आप यूके जाकर पढ़ेंगे जो कि बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, सिर्फ 800-900 पाउंड का है, मल्टीप्लाई कर लें उसको तो तकरीबन को लाखों में आ जाएगा। आप खुद ही वापस आएंगे सर आप बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। वहां पढ़ाने का तरीकेकार डिफरेंट है, जहां पर 200-250 बच्चों की क्लास होगी, टीचर आगे कोट पर जो सूट में होगा और लाइटें मध्यम होंगी, माहौल बना हुआ होगा, पढ़ने की बात हो रही है, और आगे चल रहा होगा मल्टीमीडिया और टीचर यूं ऐसे करके ना पढ़ा रहा होगा। दुनिया वहां से पढ़ के पास हो रही है, दुनिया यहां से पढ़ के पास हो रही है। पढ़ाने की डिफरेंट मेथडोलॉजी है। EY की मेथडोलॉजी डिफरेंट है, AFF की डिफरेंट है, KPMG की डिफरेंट है, BDO की डिफरेंट है, शेखा मुफ्ती की डिफरेंट है, रहमान शर्मा की डिफरेंट है, बेकर डेली की डिफरेंट है। बहरहाल इसका मतलब है कि जो क्लाइंट ने वर्किंग दी, मैंने सिंपल उसको टोटलिंग कर ली, ये रिकैलकुलेशन है, और जब मैं उसी नंबर को अपने तरीके से बाय माय ओन मेथडोलॉजी निकालूंगा वो कहलाएगा रीपरफॉर्मेंस। बात सिंपल सी थी, मैंने चौरंगी घुमा के आपको समझाया ताकि आपको बात समझ आ जाए। ठीक है, हर तरह का बच्चा बैठा है ना हमारे पास। कहो कायरो 8 बातें। C फॉर मैं पूछ रहा हूं आपसे जी, रट्टू तोते फौरन तोते की तरह शुरू हो गए। C फॉर A फॉर गलत है, A फॉर एप्पल बचपन से पढ़ता आ रहा हूं मैं। C फॉर कैट था गलत, दोबारा गलत। C फॉर कंफर्म है, कैट बोल रहा है। A फॉर आई में पहला आई, दूसरा आई, तीसरा आई। R में पहला आर, दूसरा आर। O फॉर ठीक है जी। आए ऑब्जर्वेशन समझते हैं, आए ऑब्जर्वेशन समझते हैं। मैंने जेब में से 5 लाख की गड्डी निकाली और मैंने साकिब के हवाले कर दी। ये खुशी से पागल हो गया, मुझे यही डर था, इसीलिए मैं इसको पैसे नहीं दे रहा। मुझे पता है ये पागल हो गया, किसी काम का नहीं रहेगा, ये वैसे ही आजकल पागल मूड में चल रहा है। ठीक है, पागल। अब जब इसको मैंने गड्डी दी, मैंने कहा भाई इसको गिन ले। अब ये गिन रहा है 1 2 3 4, हम सब इसको फटी फटी निगाहों से देख रहे हैं, नोट गिन रहा है। भाई मैंने नोट देखा, मेरा मूड बनने वाली बात है ना भाई। ठीक है जी। तो अब ये गड्डी गिन रहा है और मैं और आप इसको देख रहे हैं। ये क्या कर रहा है? गड्डी गिन रहा है। अंग्रेजी में बात कर, हाँ बताएं। ये प्रोसीजर कर रहा है, वेरी गुड। क्या कर रहा है ये? मैं और तुम क्या कर रहे हैं? वेरी गुड। मुस्तफा जो है वो कैनवुड की फैक्ट्री में एयर कंडीशन गिन रहा है, डब्बे रखे हुए एसी के। गरीबों का भी नया एसी परचेस किया है,
डब्बे में आता है, वो पैकिंग में आता है, उस डब्बे की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार क्या कर रहे हैं हम लोग? ये जो गिन रहा है वो क्या कर रहा है? मैं और साकिब इसको गिनता हुआ देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है भाई। ये कंपनी की फैक्ट्री का गेट के बाद का एरिया है, और ये जनाब आ रहा है ट्रक, ठीक है जी, ये ट्रक आ रहा है और उसमें माल लगा हुआ है जी, ठीक है जी, और ये ट्रक कंपनी के अंदर दाखिल हुआ। एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है जनाब, ठीक है जी, ये बंदा है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, और एक बंदा ट्रक पे यहाँ चिपका पड़ा हुआ, ठीक है जी, ठीक है जी। ये ट्रक यहाँ पार्क होगा, ये सारा माल लिफ्टर से या हाथ से उतारेगा, और ये बंदा जो है वो एक बार माल को चेक करेगा कि जो मंगाया था वही है, जो मंगाया था वही है। ये दोनों अब मिलके काउंटिंग कर रहे हैं, और एक तीसरा बंदा, कौन? एक तीसरा बंदा जो कि थोड़ा सा मुनासिब अब लग रहा है हमें जी, ये जो बंदा है भाई, ठीक है जी, ये जो बंदा है ये इनको गिनते हुए देख रहा है। हंसो नहीं, ये तुम ही हो, ठीक है। ये दो इन्वेंट्री गिन रहे हैं या इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है? इनको ऑब्जर्व कर रहा है। रिपीट करो, वी ऑलवेज ऑब्जर्व अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। ये बालों में पानी का स्प्रे लगा लगा के अपनी जुल्फें संवार रहा था, और हम इसको बाल बनाता हुआ देख रहे हैं। अजीब सी एग्जांपल है, लेकिन मैं क्या करूं, हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व। वी ऑलवेज ऑब्जर्व अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है, आवाज में जान खत्म हो गई। इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है, हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैश काउंटिंग हो रही है, हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लाइंट एक दूसरे बंदे से कुछ सवाल पूछ रहा है, हम देख रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। गोदाम में ट्रक से माल उतर रहा है, उसकी इंस्पेक्शन हो रही, हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। 10 सेकंड दे रहा हूं, जो समझ आए अपनी इनफॉर्मल लोकल जबान में आप इसको नोट करें, शाबाश। एंड विल मूव फॉरवर्ड जी। अगर लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने कवर किया इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, हमने कवर किया इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, हमने कवर किया इंक्वायरी, हमने कवर किया रिकैलकुलेशन, हमने कवर किया रीपरफॉर्मेंस, और हमने कवर किया ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास दो चीजें बची हैं, एक को हम कह रहे हैं कॉन्फर्मेशन, और एक को हम कह रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है जी। आइजा 520 मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि हम आगे जाके ऐसा डिटेल टॉपिक कवर करेंगे इसको। आइजा 520 विल बी कवर्ड इन डिटेल एज वी मूव फॉरवर्ड, और इसमें कोई 8-9 एग्जांपल्स हैं, और ये पूरा टॉपिक एक जो पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट आता भी है। जब तक कि हम वो एग्जांपल्स तफसील में कवर नहीं कर लेते, मैं आपको इस सेशन के अंदर 3 एग्जांपल्स दूंगा। कितनी दूंगा? 3। वो 3 एग्जांपल्स आपने समझनी है, और उसकी बेस पर फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। एनालिटिकल कहो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जब एक बैट्समैन विकेट पे आ रहा होता है तो उसकी कुछ परफॉर्मेंस के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। स्ट्राइक रेट कितना है, कितनी बार डक पे आउट हुआ है, कितने चौके लगाए, कितने छक्के लगाए, मैक्सिमम उसने कितनी इनिंग खेली हुई है, 100s कितनी बार किए, ऐसा है। एकदम से इन नंबर्स की बेस पे क्या हमें एक आइडिया हो जाता है कि प्लेयर कैसा होगा? हाँ है ना। दीज फिगर्स, परसेंटेजेस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिक्स कहो, एनालिटिक्स, परसेंटेजेस, नंबर्स, कंपैरिजंस, ठीक है। जबरदस्त बात समझते हैं आप, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। इंडस मोटर्स गाड़ियां बनाते हैं आप, ठीक है। 2019 और 2020 बच्चे पिक कर रहे हैं। सेल्स पिछले साल, लास्ट ईयर, किस साल सेल थी 500, इस साल हो गई 850। कोई एक बच्चा कैलकुलेट कर ले कितने परसेंटेज से नंबर बढ़ा है। ये लिख रहा हूं मैं वेरिएंस। क्या लिखा मैंने? वेरिएंस। जरा निकालें कितना डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस तो बताएं, नंबर तो बताएं। अकाउंटेंट्स नंबर तो बताएं जी। कितने से बढ़ गया भाई? घबरा क्यों रहे हैं?
आप लोग नंबर्स में इतना हल्के क्यों हैं? बताएं, परसेंटेज निकालें, कैसे निकालेंगे? 350 डिवाइड बाय 500 into 100 करो, कितना आ रहा है? 70%। वेरी गुड बी, यू शुड बी वेरी क्विक इन नंबर्स। जी जरा मुझे बताएं, पिछले साल के मुकाबले में सेल कितना से बढ़ रही है? रिपीट करो स्लोली। ये 70% का निकालना, ये 70% से सेल का बढ़ जाना, और ये 70% का निकालना इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। पिछले साल के मुकाबले में सेल कितने से बढ़ी है? जल्दी रिस्पॉन्ड करो यार। ये 70% का निकालना इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। क्लियर? हर क्लाइंट पे करते होंगे आप। 2 कॉलम बनते हैं, वेरिएंस एंड अमाउंट, वेरिएंस इन परसेंटेज, है ना। इंडस मोटर्स की सेल को मैं कंपेयर करता हूं अलगाजी ट्रैक्टर से। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इसको कंपेयर करते हैं डॉलन से। हाँ ये सही नहीं। इसको कंपेयर करते हैं एबर्ट लेबोरेटरी से। मजा नहीं आया। इसको कंपेयर करते हैं हाशमी इस्पाहोल से। नहीं, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इसको कंपेयर करते हैं फिलिप्स से। नहीं, एप्पल से एप्पल, वाटरमेलन से वाटरमेलन, ऐसे ही लाइक वर्सेस लाइक। ठीक है, आप 5 पर्चे देके पास कर रहे हैं, आप 2 पर्चे दे रहे हैं, आप कंपेरेबल नहीं है। आप जॉब के साथ पेपर दे रहे हैं, आप फुल टाइम पढ़ रहे हैं, आप कंपेरेबल नहीं है। आप लड़काना से आए हुए हैं, सक्कर से आए हुए हैं, बैचलर रहते हुए, कुकिंग खुद कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, 2 पेपर दे रहे हैं, आप कराची में रहते हैं विद लॉट ऑफ लग्जरीज, आप कंपेरेबल नहीं है। लाइक वर्सेस लाइक, लॉट ऑफ टाइम्स वी आर मेकिंग रॉन्ग कंपैरिजंस इन लाइफ। डोंट डू दिस। ये एक मैसेज दे रहा हूं मैं आपको। लाइक वर्सेस लाइक क्या करें, हर बंदे का एक बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। यू विल नॉट कंपेयर। अगर मैं आपका दोस्त बन जाऊं और आप मुझे इस तरह ट्रीट करें, और यार भाईजान मैं साजिद कपाड़ी हूं, ठीक है मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन आप मुझे ना वो वैल्यू करेंगे आप मुझे। और जब आप इसको टेक्स्ट करेंगे तो आपके जहन में कुछ और होना चाहिए, और जब मुझे टेक्स्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि मैं कौन हूं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मुझे 24 साल पढ़ाते होगा, मैं इस कॉलेज का ओनर हूं। विद दैट इन माइंड आप मुझे टेक्स्ट कर रहे होंगे। ठीक है मैं आपसे भरपूर दोस्ती कर रहा हूं, बट यू हैव टू कीप इन माइंड के लाइक वर्सेस लाइक नहीं है। ऐसा ही है। एट टाइम्स वी डोंट टेक केयर ऑफ दिस, यू शुड टेक केयर। इंडस किससे कंपेयर करूं मैं? पार्क सुजुकी, होंडा। ठीक है जी, पार्क सुजुकी। हालांकि ये भी कह रहे हैं हम गाड़ियां बनाते हैं, ऐसा कहते हैं वो। ठीक है, ठीक बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं भारत। मैं ते होंडा ही लेसा। ठीक है, अब जब हम इस नंबर को इसकी सेल से कंपेयर करते हैं, सपोज करें होंडा की सेल 1000, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और पार्क सुजुकी लेट्स से 750, एग्जांपल ले रहा हूं भाई। ठीक है, डोंट बी ऑफेंडेड। जब मैं इंडस की सेल किस साल की, क्योंकि हम ऑडिट किस साल का कर रहे हैं, जब मैं 850 को कंपेयर करूंगा किससे? पार्क सुजुकी से। और जवाब दें, ये जो मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये कंपेयर करना भी एग्जांपल ऑफ व्हाट? मैं मुश्किल करके पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आसान करके पास करा दूंगा इंशाल्लाह आपको। जब मैं रिपीट करूं, जब हम इस नंबर को इंडस्ट्री नॉर्म से कंपेयर करेंगे, दिस कंपैरिजन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट। कितनी एग्जांपल होगी? मैंने इंडस मोटर के सीएफओ से पूछा कि जब आपने साल शुरू किया था तो आपने कोई बजट वगैरह बनाया था? तो उसने कहा हाँ जी हमने बजट बनाया था, हमारा बजट था 1200, लेकिन फिर कोविड, फिर फलाना, फिर धमाका, फिर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज, फिर मुल्क की मईशत, लोगों की परचेजिंग पावर, फला। इसके बाद हम वो टारगेट तो मीट नहीं कर पाए। हाउएवर हमने बजट का इतना % अचीव। जब आप इस एक्चुअल नंबर को बजट से कंपेयर करेंगे, ये बजट से कंपेयर करना भी क्या है? इट्स एन एग्जांपल ऑफ। कितनी एग्जांपल दी है? नोट कर लें, शाबाश, इसी एंडर में नोट कर लें। मैं रिपीट कर रहा हूं हज़रात, हम आइजा 520 एज अ सेपरेट टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। जब तक कि वो टॉपिक हम तफसील में कवर नहीं करते, वो 2 क्लास का टॉपिक है। मैंने आज के इस सेशन के अंदर लेक्चर नंबर 10 के अंदर 3 एग्जांपल्स दी हैं
मैं स्लोली रिपीट कर रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। जब हम एक्चुअल नंबर को पिछले साल से कंपेयर करके परसेंटेज निकालेंगे, ये निकालना भी एग्जाम्पल ऑफ एपी है। जब मैं एक्चुअल नंबर को बजट से कंपेयर करूंगा, ये कंपेयर करना भी एग्जाम्पल ऑफ एपी है। और जब मैं एक्चुअल नंबर को इंडस्ट्री नॉर्म से कंपेयर करूंगा, तो वो कंपेयर करना भी एग्जाम्पल ऑफ एपी है। इसको नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। जी हजरात, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम पढ़ रहे हैं कायरो। कहो कायरो। प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स, आर्ट प्रोसीजर्स, कॉन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी। क्या भूल रहा हूं मैं? ऐसी मैंने ट्विस्ट मार दिया। आई क्यूब। अगर मैं कोई वर्ड स्किप कर दूं, ये जान के गलत बोल दूं, आपने करेक्ट करना है मुझे। कहो आई क्यूब। इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। वी ऑलवेज ऑब्जर्व a process being performed by others। हजरात, अब इस कायरो में हमने सब कुछ कवर किया। वी आर नाउ कवरिंग सी एंड सी फॉर कॉन्फर्मेशन, टू बी कवर्ड इन डिटेल इन आइजा 505। 2 क्लास का लेक्चर है, बोले तो तकरीबन 5 घंटे का टॉपिक है। तो वो 5 घंटे का टॉपिक ऑब्वियसली बात है आज कवर नहीं हो सकता। हाँ, आज हम आपको इसका ट्रेलर दिखाएंगे क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है जी। ये जो भाई बैठे हुए हैं, मुश्तबा, ये पीएसओ है। आप तेल वाले हैं, मैं दिल वाला हूं। ठीक है, मांग मत लेना भाई। ठीक है जी, नॉट अवेलेबल दीज डेज। ये पीएसओ है। कौन है ये? आप घबरा क्यों रही हैं? अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी बात नहीं, परेशान ना हो। ठीक है, नहीं मांग रहा आपसे पैसे में। आप कौन हो भाई? और ये कौन है? कस्टमर्स। कहो कस्टमर्स। आपने इनको तेल बेचा, तूदने तेल का क्या करेगा भाई? बोले सर मेरा फ्यूल स्टेशन है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? इनके पंप से भाई बड़ी पार्टी बैठी हुई है इधर। ठीक है जी। आप जब माल बेचेंगे तो आपकी बुक्स में क्या आएगा? शुगर। आपने ये नहीं कहा कि मेरी बुक्स में तेल आएगा। ओ भाई, तूने तेल इसको बेच दिया है, कैसी बातें कर रहा है ये? आपका रिसीबल। ओ भाई जहाज, आपका रिसीबल। बोल रिसीबल। घबरा क्यों रहा है भाई? मत घबरा, अल्लाह खैर करेगा। कहो रिसीबल। इनका क्या होगा? केवल बात तो करे ना। आप इनको लुब्रिकेंट सेल कर रहे हैं, आपकी बुक्स में क्या आ रहा है और आपकी बुक्स में क्या आ रहा है? ये आपके कौन है? सर ये मेरी खाला का लगा। नहीं भाई, ये तुम्हारे सप्लायर्स हैं। बोले तो ट्रेड पेबल्स। ये एक और नाम क्या ले सकते हैं? ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है जी। मैं आपको ऑडिट कर रहा हूं, मैं और सऊद आपको ऑडिट करना है। ठीक है जी। आपकी बुक्स में आ रहा है रिसीवल। अब मेरे पास 2 तरीके हैं, आप जवाब देंगे मुझे और आप भी। रिसीवल वेरीफाई करने का क्या तरीका है? अगर मुझे रिसीवल वेरीफाई करना है, मैं ऑडिट कर रहा हूं पीएसओ का, ये मेरी पूरी टीम बैठी हुई। रिसीवल के लिए क्या करेंगे? तुमने माल बेचा, इन्होंने तुम्हें क्या दिया होगा? परचेज ऑर्डर। तुमने क्या दिया होगा? सेल्स ऑर्डर। फिर तुमने माल डिस्पैच किया होगा, तुमने क्या बना होगा? गेट पास। फिर जब माल डिलीवर किया होगा तो तुमने एक और कागज पर साइन किया, डिलीवरी नोट। फिर तुमने इनको इनवॉइस की होगी, कुछ पैसे दे दिए, जो पैसे बच गए वो क्या है तेरा? रिसीवल। ऐसे ही हुआ होगा। तो क्या मैं एज एन ऑडिटर ये तमाम डॉक्यूमेंट देख सकता हूं? क्या मैं तमाम डॉक्यूमेंट देख सकता हूं? मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे पास एक और बहुत ही जबरदस्त रिलायबल प्रोसीजर मौजूद है। नाम है उसका एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या नाम है? एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। मैं तुम्हारी कंसेंट से एक कागज पर इनको चिट्ठी भेजूंगा। तुम्हारा कागज तुम्हारी कंसेंट से, या तो चिट्ठी तुम भेज दो। सर चिट्ठी क्या कर रहा है? कंफर्मेशन। तुम्हारी कंसेंट से तुम्हारे कागज के ऊपर अपने तुम्हारे साइन के साथ, तुम्हारी कंसेंट से तुम्हारे कागज पर तुम्हारे साइन के साथ इनको एक कागज भेजेंगे और इनसे पूछेंगे, असलम भाई इनकी बुक्स में आपसे 300 रुपए रिसीवल आ रहे हैं, तो क्या आपकी बुक्स में भी इतना ही आ रहा है? जरा प्लीज कंफर्म करें कि आपकी बुक्स में इनका पेबल क्या आ रहा है। इसने जवाब दिया हाँ मेरी बुक्स में भी 300 ही आ रहा है। ये जो हमने कागज भेजा, हम ऑडिट किसका कर रहे हैं? पीएसओ का। कागज भेजा किसको? पीएसओ के डेटर को, क्योंकि वेरीफाई क्या कर रहे हैं? रिसीवल। कागज किसका? तुम्हारा। कंसेंट किसकी? तुम्हारी। उस कागज पे जो कंटेंट है वो हमारा है। भेजा किसने? तुमने या हमने? आगे बात करेंगे। जवाब किससे आ रहा है?
जवाब किससे आ रहा है? चूंकि जवाब डायरेक्ट थर्ड पार्टी से आ रहा है तो दिस जवाब और दिस रिप्लाई और दिस एविडेंस इज मोर रिलायबल। मेरे पास तुम्हारे रिकॉर्ड्स को देखने का ऑप्शन था, लेकिन हमने यहाँ किसका सहारा लिया? हमने क्या डिस्पैच किया? हमने डिस्पैच किया काउ थर्ड पार्टी कन्फर्मेशंस। जब एक ऑडिटर, आप रिपीट करें, अगले 5 मिनट पढ़े हमें, जब एक ऑडिटर क्लाइंट के बैलेंसेस को, कैश एट बैंक का बैलेंस, डेटर्स बैलेंस, पेबल बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए डायरेक्ट थर्ड पार्टी को कॉन्फर्मेशन भेजेगा, ये कॉन्फर्मेशन का भेजना इज कॉल्ड dispatch of third party confirmations, या कहें थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन, विच विल बी कवर्ड इन डिटेल जब हम कवर करेंगे आइजा 505। हजरात, ये हमने कवर किया कौन सा एरिया? कायरो। कितनी बातें कवर की? 8। कितनी बातें कवर की? आए इसको हैंडआउट से कवर करते हैं, और जितनी बातें मैंने समझाई हैं, जो आपने इनफॉर्मल भी छुप छुप के नोट की हैं, आए इन सारी बातों को मेरे हैंडआउट से कवर करते हैं पूरी क्लास। जरा हैंडआउट के आ जाए पेज नंबर 6 of 9 के ऊपर, शाबाश, जल्दी से हैंडआउट का निकालें, पेज 6 of 9 जी। तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है ऑडिट प्रोसीजर्स, और आपको मजीद घर पे जाकर कोई समरी बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने समरी बना के दी हुई है। यू जस्ट नीड टू रीड दिस एंड देन ट्राई टू लर्न दिस, और मे बी राइट इन योर ओन वर्ड। जी साकिब, स्टार्ट करेंगे, शाबाश जी। Audit procedure. जरा बी लाउड। Inspection of assets. जी। By inspection of assets, we mean that external auditor verifies, inspects the inventories, raw material, इन्वेंटरी की कितनी टाइप से आ रहे हैं? raw material, work in progress, finished goods, जी। and tangible assets of the company. External auditors also verifies counts cash in hand at the balance sheet date. Normally, external auditor physically counts the inventory, fixed assets, and cash in hand at the end of the financial year. जी, ठीक हो गया। थोड़ा सा लाउड पढ़ेंगे और थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे, ताकि जो एलएमएस पे देख रहे हैं, जो क्लास में आपको फॉलो करें। जरा दोबारा पढ़ेंगे, एक टोन में पढ़ेंगे। अब जी, बाय इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, दोबारा सुन लें जी। By inspection of assets, we mean that external auditor verifies, inspects the inventory, raw material, work in progress, finished goods, and tangible assets of the company. ठीक है, External auditor also verifies counts cash in hand at the balance sheet. बिल्कुल ठीक। Normally, external auditor physically counts the inventory, fixed assets, and cash in hand at the end of financial year. ठीक हो गया जी, आगे चलें। Inspection of record. इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को डिफरेंट किताबों में इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है। अव्वल तो आपको कोई टेक्स्ट बुक या दुनिया की कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है, ना आप देखेंगे और ना आपके पास टाइम है। तो कहीं इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के नाम से कहा जा रहा है, कहीं इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, एक ही बात है जी। आगे चलें, शाबाश। By inspection of records, we mean verifying or inspecting the following documents of the audit client: ठीक है, invoices, purchase orders, bank reconciliation, general ledger, good received note, bank statement, cash book, supplier statement, bank. ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, आखिरी पॉइंट डिलीवरी चालान, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। अगर एग्जाम में आप ये सवाल अटेम्प्ट करें और अगर आपके जहन में कोई 5 नए कागज आ जाएं, तो वो भी इसका जवाब, वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। आगे चलें जी, इंक्वायरी। Inquiry. By inquiry, we mean verifying, obtaining information from client personally. For example, obtaining information from senior management. For example, GM फाइनेंस, जनरल मैनेजर फाइनेंस, internal auditor. CEO, CFO एंड अदर रेलिवेंट पर्सनल। आगे चलो। As the external auditor thinks, हम हर उस बंदे से इंफॉर्मेशन लेंगे जो हम समझते हैं कि ऑडिट के लिए जरूरी है। सर कोई बेंचमार्क दिया हुआ? नहीं, कोई बेंचमार्क नहीं है। हस्बे जायका, एज एंड वेयर इज रिक्वायर्ड, उससे मिलना है, उससे मिलना है, उससे मिलना है, उससे मिलना है, उससे ये पूछना है, उससे ये पूछना है। जो हम ये समझते हैं कि ऑडिट में इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, हम उस बंदे से मुलाकात करेंगे। आगे चलें, शाबाश, वेरी गुड। this inquiry can be done from people outside the organization. For example, external lawyer, consultant, and other experts. आगे जाकर हम एक टॉपिक कवर करेंगे, नाम है उसका आइजा 620। कौन सा आइजा? उसका नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। सर साजिद, ये जवाब दें, क्या हम दौरान ऑडिट किसी एक्सटर्नल, हमारे ऑडिटर के अलावा क्या हम किसी और एक्सटर्नल एक्सपर्ट को ऑन बोर्ड ले सकते हैं? यस। टैक्स कंसल्टेंट है, कोई बैरिस्टर है, कोई लॉयर है, कोई आर्किटेक्ट है, दैट वी नीड टू वेरीफाई एनी P&L बैलेंस शीट आइटम, तो हम उस बंदे को भी ऑन बोर्ड लेंगे, टू बी कवर्ड इन आइजा 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। आगे चले।
Re-performance. पहले पढ़ लो रीकैलकुलेशन, तो रीपरफॉर्मेंस ज़्यादा समझ आ जाएगा अच्छे से जी। Recalculation. By recalculation, we mean simply recalculation, rechecking the calculations done by the client, एग्जाम्पल, rechecking the totaling of depreciation, रीचेकिंग द टोटलिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड रिकैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन। जब हम सिंपल क्लाइंट की वर्किंग को जिस तरह हमें क्लाइंट ने करके दी है सिंपल उसी तरह चेक करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अब पढ़ लें रीपरफॉर्मेंस। Re-performance. By re-performance, we mean performing the procedures calculation by external auditors' own methodologies. For example, re-performing the calculation of depreciation and amortization and re-performing the provision for doubtful debt for the year. ठीक है जी, दोबारा पढ़ें जरा एक बार स्लो। By re-performance, we mean performing the procedures calculation by external auditors' own methodologies. For example, re-performing the calculation of depreciation and amortization and re-performing the provision for the doubtful debt for the year. जी सर जी, पूरी आवाम आपको सुन रही है, आपकी आवाज पूरे पाकिस्तान में जा रही है। ठीक है जी, हो सकता है आपको कॉल्स भी हैं, बहरहाल नहीं आएंगी। ठीक है, बहरहाल ऑब्जर्वेशन जी पढ़े। Observation. In this procedure, external auditor simply observes a process being performed by the other. हाँ, एग्जाम्पल, Observing the inventory counting process and cash counting process and observing the process of inspection of inventory on arrival in the factory. सर क्या हम एग्जाम में लिखते हुए, कंटेंट लिखते हुए क्या हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे? यस, ताकि अगर मिसाल के तौर पे कंटेंट में कहीं भंड भी है और अगर एग्जाम्पल ठीक है तो वो उसके आपको मार्क्स, तो ऑलवेज कहीं नोट कर लेंगे। हम जब भी चीजें लिखेंगे तो हम साथ में एग्जाम्पल्स लिखेंगे। सर अगर ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में ना है, उस वक्त दिमाग चल रहा होगा, कोई और एग्जाम्पल आ जाए तो फिर मैं क्या करूंगा या करेंगे, तो फिर आप वो एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं। आगे चलें। External confirmation. अच्छा, ये लिखा हुआ टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन आइजा 505। तो फिलहाल के लिए जो पैराग्राफ दिए उतना काफी है, लेकिन जब तफसील में जाएंगे तो फिर आगे जाकर बाकायदा ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जी। External confirmation is the procedure by which an external auditor verifies a respective balance or transaction or terms of an agreement directly from a third party. For example, dispatching confirmation directly to debtor, creditor, or a bank. ठीक है, This procedure provides more reliable audit evidence to the external auditor. There are various types of third party confirmation. हाँ, अब जरा पूरी क्लास का टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थर्ड पार्टी कंफर्मेशंस। अब ये जो मैं आपसे रिपीट करवा रहा हूँ, ये सवाल बन जाएगा 5 नंबर का। पेपर को पास करना यूं आसान है कि 15-20 नंबर 25 नंबर ना रूट लर्निंग के आ जाते हैं, वो तो ग्रिप कर लो यार। जो टेक्निकल पार्ट है चलो वो तो है ही, लेकिन जो आसान है वो पार्ट तो कवर कर लो ना भाई। कहो टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन, डेटा कंफर्मेशन, क्रेडिट कंफर्मेशन, बैंक कंफर्मेशन, लोन कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी स्टॉक कंफर्मेशन, एनी अदर कंफर्मेशन। अब ये 4-5 नंबर के लिए काम हो जाएगा जी। पढ़े, शाबाश। There are various types of third party confirmation and commonly two methods of external confirmation. टाइप्स कुछ और है और मेथड्स कुछ और है, हम आगे जाके कवर करेंगे। टाइप्स कुछ और है और मेथड्स जी। पढ़े, Positive and negative methods. जी का पॉजिटिव और नेगेटिव बाद में कवर करेंगे। आगे चलो। Examples of third party confirmation: debtor confirmation, creditor confirmation, tax confirmation, lawyer confirmation, loan confirmation, third party stock confirmation, bank confirmation, any other third party confirmation to verify the terms and conditions of an agreement or contract. दोबारा पढ़ो एक बार टाइप्स जी। Debtor confirmation, डेटा कंफर्मेशन, creditor confirmation, क्रेडिट कंफर्मेशन, tax confirmation, टैक्स कंफर्मेशन, lawyer confirmation, लॉयर कंफर्मेशन, loan confirmation, लोन कंफर्मेशन, third party stock confirmation, थर्ड पार्टी स्टॉक कंफर्मेशन और bank confirmation, बैंक कंफर्मेशन, any other third party confirmation एनी अदर थर्ड पार्टी कंफर्मेशन to verify the terms टू वेरीफाई and conditions टर्म्स एंड कंडीशंस of an agreement ऑफ एन एग्रीमेंट। or contract. आगे जाके तफसील में कवर करेंगे। 2 मेथड्स हैं और कुछ टाइप्स है। क्या कहा? कहो मेथड्स, टाइप्स, मेथड्स, टाइप्स। 2 मेथड्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर। और आज हमने कवर की टाइप्स। ये टॉपिक आगे जाके तफसील में कवर होगा जब हम कवर करेंगे आइजा 505। आगे चलें जी। फिर क्या रहा हमारे पास? Analytical procedure. अच्छा, वंस अगेन लिखा हुआ डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन विल बी कवर्ड व्हेन कवरिंग आइजा 520 सेपरेटली। हर बात मैंने क्लियर कर दी, मेरा स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा यार ये तो सर ने कराया नहीं, ये तो सर ने बताया नहीं। थ्योरी का पेपर है, हर चीज की टाइमिंग है।
पूरी पिक्चर अभी क्लियर नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता हर बात समझ आएगी। फिलहाल आप अगर गौर से देखेंगे आपके सामने 8 एग्जांपल्स आ रही हैं, तो आप इनमें से फिलहाल वो एग्जांपल्स पढ़ें जो मैंने आपको बोर्ड पे बताई हैं। तो पहले आप पढ़ लें नंबर 1 क्या है, Comparison from last year. नंबर 3 Comparison of an actual number with budgets forecast. और आप पढ़ लें नंबर 7। Comparison with industry norms calendar. ठीक है जी। उसके बाद इस पेज के आखिर में लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। हजरात इस टॉपिक का एक बड़ा अहम पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, नाम है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, विच विल बी कवर्ड जब हम करेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो ये सिर्फ अपने पास नोट कर लें कि इस टॉपिक का एक अहम पार्ट अभी बाकी है जो हम आगे जाके कवर करेंगे, नाम है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। हजरात बिफोर ही मूव फॉरवर्ड, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप पेज नंबर 1 पे दोबारा आ जाएं और एक बार एक्सपेक्टेड सवाल दोबारा पढ़ लें जरा, ठीक है? क्योंकि जब हमने पहले एक्सपेक्टेड सवाल पढ़े होंगे तो हमारी नॉलेज में डिफरेंस था। आज जो हमारी नॉलेज है कायरो पढ़ने के बाद वो डिफरेंट है जी। Define audit evidence and what are two main types of audit evidence ठीक है, to obtain audit evidence. ठीक है, List and explain the audit procedures to obtain audit evidence. What procedures techniques are performed by an external auditor to obtain an audit? अच्छा एक मिनट जरा बोर्ड पे देख लें। ये कायरो तो मैंने शॉर्टकट बताया ना आपको, क्या कहते हैं इसको, कहो ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर का है, ऑडिट प्रोसीजर का है, ऑडिट टेक्निक का है, ऑडिट टेस्ट का है, ऑडिट वर्क का है, ऑडिट प्रोग्राम का है। एक बात है, रिपीट, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट टेस्ट, ऑडिट टेक्निक, ऑडिट वर्क, ऑडिट प्रोग्राम, ये सब एक बात है, जरा इसको नोट कर लें जल्दी से कहीं, शाबाश। ऑडिट प्रोसीजर का है, इन सब का शॉर्टकट मैंने क्या आपको याद कराया है, कायरो। ऑडिट प्रोसीजर का है, ऑडिट टेस्ट का है, ऑडिट टेक्निक का है, ऑडिट वर्क का है। जी दोबारा पढ़ ले मेरे दोस्त एक्सपेक्टेड सवाल। नंबर 2 जी पढ़े। List and explain the audit procedures to obtain audit evidence. ठीक है, नंबर 3। What procedures techniques are performed by an external auditor to obtain audit evidence? सर 2 और 3 एक ही बात है, 2 और 3 एक ही बात है, दो पूछने के अलग अलग तरीके हैं या अंदाजे बयां हैं जी। नेक्स्ट, What are the factors that influence the reliability of audit evidence? अभी पढ़ेंगे नंबर 5। What are the factors that influence the auditor's judgment concerning the sufficiency of audit evidence obtained? आगे चलें। Explain the terms sufficient and appropriate. हाँ, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट जी कौन बता रहा है कि हमने कहाँ पढ़ा था? सर जब हमने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी थी तो बेसिस पैराग्राफ के आखिरी डेड लाइन में याद आ रहा है, वी बिलीव दैट वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड, ये हमने मुख्तलिफ मुकामात पे वर्ड पढ़ा था और मैं आपको बार बार कह रहा था कि आगे जाके जब आइजा 500 पढ़ेंगे तो ये वर्ड क्लियर हो जाएगा और ये वर्ड इसी क्लास में थोड़ी देर में क्लियर होने वाला है। चलें जी आगे। Audit evidence along with substantive procedures. Briefly explain the financial statement assertion for balance sheet, profit and loss and P&D. क्या दोबारा पढ़े, कुछ किया इसने ना, कुछ किया जी, बताएं दोबारा पढ़े। Briefly explain the financial statements assertions for balance sheet, profit and loss and P&D to be covered later। बार बार आप जो ना माइक नीचे कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है जी। हजरात ये हमने एक्सपेक्टेड सवाल पढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जरा हैंडआउट का पेज नंबर 1 निकालें, आए टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। सब तो ये क्या था, अब आप गौर से देखें पेज नंबर 2 पे आए जरा, यहां से स्टार्ट हो रहा है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट। अब अगर मैं आपको हैंडआउट पेज नंबर 2 से स्टार्ट कराता तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता। इसका मतलब है टॉपिक की सीक्वेंस अलग है और टॉपिक का जो हैंडआउट है उसकी सीक्वेंस, क्योंकि सूरत हाल बहुत ज्यादा नाजुक है, लिहाजा कौन सी बात पहले पढ़नी कौन सी बाद में पढ़नी है ये हम बताएंगे। थोड़े से हम पढ़े लिखे हैं तो हम बता देंगे आपको जी। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस जी, स्टार्ट सर। Definition of audit evidence. Audit evidence is all the information used gathered by the external auditor in arriving at the conclusion on which the audit opinion is based, and includes information contained in accounting records, general ledger, trial balance, and other records, underlying the financial statements and other information. हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने दौरान ऑडिट गैदर की, मैंने क्लाइंट से पूछा, मैंने इंडस्ट्री नॉर्म से कंपेयर किया, मैंने कोई रेशो निकाला, मैंने कोई वर्किंग की, मैंने रीकैलकुलेट किया, मैंने रीपरफॉर्म किया, मुझे किसी ने कोई ईमेल किया, कोई डॉक्यूमेंट है, हर जगह से मुझे क्या मिल रहा है, ऑडिट, so that we are in a position to express an independent audit opinion on the financial statement
और जो हम ओपिनियन दे रहे हैं उसमें हम अश्योरेंस दे रहे हैं, जो विच इज ऑलवेज अ रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, बिकॉज हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे सकते, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट, बार बार चौरंगी काट के वहीं घुमा के लेके आ रहा हूं ताकि एंड टू एंड बात समझ आए और समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ सर। Audit evidence includes audit evidence obtained from the audit procedures performed फ्रॉम दी ऑडिट प्रोसीजर, कुछ देर पहले बोर्ड पे थे कह लो, पूरे लेक्चर में पूरे सिलेबस में जहां भी ऑडिट प्रोसीजर का वर्ड आएगा, ऑडिट टेस्ट का वर्ड आएगा, ऑडिट वर्क का वर्ड जो ना वो वर्ड आएगा, तो तमाम कारकुन कहां पहुंचेंगे, तमाम कारकुन समझेंगे भाई की कौन सी वाली बात, कायरो वाली बात। तो जब जब लेक्चर में प्रोसीजर का वर्ड आएगा, टेस्ट का वर्ड आएगा, प्रोग्राम का वर्ड आएगा, तो तमाम कारकुनान से दरखास्त है कि वो भाई के आइजा 500 के लेक्चर पर पहुंचे जहां भाई ने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ कायरो। बात पिक कर रहे हैं जी, कारकुन आगे चले। Audit evidence includes evidence obtained from audit procedures performed during the course of the audit and may include audit evidence of अच्छा, अब यहां से जुमला जरा अंडरलाइन करें, मैं पढ़ रहा हूं, एंड मे इंक्लूड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज प्रीवियस ईयर्स वर्किंग पेपर्स ऑफ द सेम क्लाइंट। अब ये जुमला आपको समझ आएगा जब आप लेक्चर देखेंगे आइजा 230 का। यहां से दोबारा जुमला मैं पढ़ रहा हूं जहां से आपने अंडरलाइन करना शुरू करना है, एंड मे इंक्लूड audit evidence obtained from other sources such as previous years audit working papers of the same client to be covered। ये लॉजिक कवर होगी अंडर द टॉपिक ऑफ आइजा 230, नाम है उसका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आगे चलो। audit evidence in सिंपल वर्ड्स क्या can be defined as any piece of information एनी पीस ऑफ, हर वो इंफॉर्मेशन का टुकड़ा जो which assists the auditor to reach a conclusion on truth and fairness of financial statements of the company। ठीक है जी। Audit evidence is obtained from might include information other than below mentioned list। ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम, अब ये देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए किया है, बहुत ही स्मार्टली मैंने मूवी है, और ये अगर आप जो बुलेट्स आप देख रहे हैं ये आगे जाके सब्सटेंटिव में सारी चीजें कवर होंगी। इस आज के लेक्चर के बाद आप तमाम लोग हो गए मैच्योर। ऑडिट की बात कर रहा हूं मैं, क्या हो गए आप लोग, अब आपको ऑडिट की चीजें समझ आना शुरू हो गई है। जरा पढ़ें जी, जो नीचे दिए हुए वो डॉक्यूमेंट्स है जिनसे हमें क्या मिलेगा, एविडेंस। पढ़ें जी। Audit evidence is obtained from documents, supporting documents such as purchase order, ठीक है, payment and receipt vouchers, ठीक है, invoices, receipts, employee timesheet, इनवॉइसेस का रिसिप्ट्स जी, शाबाश। पढ़ आगे चलें। customer orders, letters, bank statements, contracts and other legal documents, memorandum, articles, etc. ठीक है जी। Entries in accounting records, the general entries posting in cash books, profit and loss account, balance sheet, etc. Answers, replies from management to questions raised by the auditor, information or confirmation received from external parties such as debtors, creditors, banks, legal advisors, tax consultants and other stakeholders, computations produced by the client or by the auditor himself, for example, depreciation calculation, reconciliation, computation of accrual and prepayments, etc. एक बार जरा इन तमाम बुलेट्स को दोबारा पढ़ लें एंड विल मूव फॉरवर्ड जी। एक बार समझिए। अच्छा, अगले पेज पे एक और पॉइंट पढ़ा आपने, एविडेंस गेन फ्रॉम द ऑडिटर्स फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक एट द बैलेंस शीट डेट, एग्जांपल स्टॉक काउंटिंग ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। जरा आप जो बच्चे एलएमएस पे भी देख रहे हैं तमाम बुलेट्स को एक बार दोबारा पढ़ लें एंड विल मूव फॉरवर्ड जी। अदर लेट्स मूव फॉरवर्ड, हमने कवर किया बेसिक्स ऑफ एविडेंस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो मैं आगे बात करने जा रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। हमें दौरान ऑडिट जो एविडेंस मिलता है या जुमले को रिफ्रेश करता है, जो हमें एविडेंस चाहिए, रिपीट करें, दैट शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। खाली एविडेंस नहीं, सफिशिएंट भी, अप्रोप्रिएट भी, सफिशिएंट भी, अप्रोप्रिएट भी। सफिशिएंसी बोले तो क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस बोले तो क्वालिटी। रिपीट, कहो सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस। सफिशिएंसी का मतलब है एविडेंस की क्वांटिटी। अभी पहले समझने में फोकस कर लें, बोर्ड पे लिखा हुआ मिटा नहीं रहा, पहले 5 मिनट मुझे देते हैं। कहें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट और एविडेंस। सफिशिएंसी का मतलब क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, अप्रोप्रिएटनेस का मतलब
क्वालिटी। सर हम एक्सपेंसेस वेरीफाई कर रहे हैं, हम कैश एट बैंक वेरीफाई कर रहे हैं, हम पेमेंट वाउचर देख रहे हैं, हम गेट पास देख रहे हैं, हम इनवॉइस देख रहे हैं। कितनी इनवॉइसेस, कितने वाउचर, कितने कस्टमर, कितने सप्लायर, कितने बैंक। सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी। ठीक है जी। क्या मेरा सैंपल साइज आउट ऑफ 100 50 होगा? क्या मेरा सैंपल साइज 40 होगा? क्या मेरा सैंपल साइज 70 होगा? क्या मेरा सैंपल साइज 10 होगा? सर ये तो रिस्क पे डिपेंड करेगा। जितना रिस्क ज्यादा होगा सैंपल साइज भी, एग्रीड? जितना रिस्क ज्यादा सैंपल साइज भी, ये मैंने बेसिक पॉइंट बताया। इसका मतलब है अगर मैं तुमसे कहूं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंसी, तुम क्या समझाओगे? सर सफिशिएंसी का मतलब है ऑडिट एविडेंस का सैंपल साइज। मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल देता हूं। तुम्हें बहुत शदीद भूख लगी हुई है और बहुत ही शदीद भूख के अंदर अगर मैं आपको बिरयानी के 2 निवाले दे दूं, बिरयानी जबरदस्त है, सिंधी बिरयानी है, 2 निवाले, आपकी और अड़ी जाएगी। क्योंकि जब वो 2 निवाले अंदर जाकर गिरेंगे उसकी आवाज आएगी टक 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 करके, और आपका मीरा क्या बोलेगा? और खप्पे। निवाले 2 हैं, क्वालिटी बेहतरीन है, क्वांटिटी 0। 2 निवाले से क्या होगा? अब अगर मैं एग्जांपल चेंज कर दूं, बिरयानी की पूरी ट्रे है, सिर्फ 6 दिन पुरानी है, अब क्या मसला है? अब क्वांटिटी सही है, क्वालिटी खराब है। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है देयर शुड बी आइडियल कॉम्बिनेशन जहां क्वांटिटी भी सही हो और अगर मैं बहुत ही वजनी आदमी यहां बिठा दूंगा, अगर मैं बहुत ही वजनी आदमी यहां बैठा दूंगा और मैं साकिब को यहां बैठा दूंगा, तो जब ये वजनी आदमी जोर से जम मार के बैठेगा तो साकिब काफी ऊपर तक जाएगा क्योंकि यहां वजन ज्यादा है। अब अगर मैं 2 बंदे बैठा दूं हम पल्ला, तो फिर क्या हो जाएगा? देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम। बचपन में एक झूला था सीसॉ, ये उस जमाने की बात है जब पबजी नहीं हुआ करता था। बच्चे शाम में गार्डन जाया करते थे, पेरेंट्स के साथ जाया करते थे, गार्डन में झूले झूला करते थे, 6 लोग आपस में, 6 बच्चे आपस में मिलते थे, बच्चों में लीडरशिप पैदा होती थी, मैनेजमेंट स्किल्स पैदा होती थी। फिर वो मगरिब में घर आते थे, फिर कारी साहब आते थे, फिर वो होमवर्क करते थे। एक प्रॉपर जिंदगी गुजारने का तरीका था। अब व्हाट्सएप पर है, शाम हो गई, मगरिब हो गई, अब्बा भी लेट आ रहे हैं, अम्मा भी व्हाट्सएप पे लगी हुई है, बच्चा अलग व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कौन सा झूला, कौन सा खो खो, कौन सा भंडा पानी, कौन सी पकड़म पकड़ाई, ये सारे बचपन के गेम्स थे जो एक जमाने में शायद लोग आज भी खेलते होंगे इंटीरियर के इलाकों में बाहर। ठीक है जी। तो एक झूले का जिक्र आ गया तो दिल भारी हो गया। झूले का नाम था सीसॉ। आज भी हो सकता है किसी पार्क में आपको कुछ उसके उजड़े चमन नजर आएंगे कि एक झूला लगा हुआ है, बोले ये ऐसे डंडा ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? बेटा ये सीसॉ था जहां एक बंदा वहां बैठता था और एक बंदा यहां बैठता था। अब अगर 2 बिल्कुल लेवल के लोग आ जाएंगे तो फिर ये आ जाएगा एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। रिपीट करें, हमें भी ऐसा एविडेंस चाहिए जहां देयर मस्ट बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जो एविडेंस हमें चाहिए टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, दैट एविडेंस मस्ट बी एट एन इक्विलिब्रियम, जिसकी क्वांटिटी भी सही हो और क्वालिटी भी सही हो। को समझ आया? सफिशिएंसी बोले तो क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस बोले तो क्वालिटी। क्वालिटी में 2 बातें, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। थ्योरी का पेपर है, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट निकलेगा। रिपीट, सफिशिएंसी बोले तो क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस बोले तो क्वालिटी। क्वालिटी में 2 बातें, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। इस क्लास में हम रेलेवेंस अभी कवर नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं रिलायबिलिटी की। तो मैं आपसे कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं, फिर आप जरा इसको देखिएगा, इसको नोट करें एंड वील मूव फॉरवर्ड। जी हजरत, हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर रिपीट करें, सफिशिएंसी बोले तो क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस बोले तो क्वालिटी। क्वालिटी में 2 बातें, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी में 5 बातें। लो जी, रिलायबिलिटी में 5 बातें, 1 2 3 4 और 5। जब मैं कुछ समझा रहा हूं और अगर आप आपस का डिस्कशन करेंगे तो आपको मेरी बात समझ ही नहीं आएगी, तो मेक श्योर करें कि आप मेरी बात पर फोकस करें। रिपीट कर रहा हूं, सफिशिएंसी बोले तो
क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस बोले तो क्वालिटी। क्वालिटी में 2 बातें, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी में 5 बातें। आप जरा मेरी बात सुन ले, शाबाश। क्लाइंट ने मुझे एविडेंस तो दिया, मुझे आपने एग्रीमेंट तो दिया, लेकिन एग्रीमेंट ओरिजिनल नहीं था, फोटोकॉपी था। तो मेरा सवाल आपसे, एग्रीमेंट ओरिजिनल बेहतर या फोटोकॉपी? कहां रिलायबिलिटी बेहतर? ओरिजिनल। एक बात आप मुझसे जबानी कर रहे हैं, एक बात आप मुझसे लिख के कर रहे हैं, कौन सी बात बेहतर? एक बात आपने इनको बताई, फिर आपने इनको बताई, फिर आपने इनको बताई, फिर आपने मुझे बताई, वो बेहतर या डायरेक्ट आपसे पूछूं वो बेहतर? एक बात मैं क्लाइंट से वेरीफाई करूं, एक बात मैं क्लाइंट के कस्टमर से डायरेक्ट वेरीफाई करूं, कौन सी बेहतर? ये मैं गायबाना क्या डिस्कस कर रहा हूं? रिलायबिलिटी के एट्रीब्यूट्स। अगर बिरयानी घर की हो तो क्या बात है, अम्मी के हाथ की बनी हुई हो तो क्या बात है, दिन इतवार का हो तो क्या बात है, बिरयानी खाने के बाद जिंदगी में कोई काम ना हो तो क्या बात है, साथ में अगर ठंडी स्टिंग और रायता भी हो तो क्या बात है। ये सब क्या हो रहा है? ये मैं एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहा हूं। तो मैं इसी तरह यहां पर 5 बातों के एट्रीब्यूट्स को ऐड कर रहा हूं। वो एविडेंस रिपीट करो, वो एविडेंस जो हमने खुद गैदर किया, दैट इज मोर रिलायबल। जो बात डॉक्यूमेंटेड है वो ओरल बात से ज्यादा रिलायबल है। वो बात जो थर्ड पार्टी से कंफर्म हो इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू क्लाइंट्स ओन रिकॉर्ड्स। वो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल में है और वो डॉक्यूमेंट जो फोटोकॉपी में है, जो ओरिजिनल में है वो मोर रिलायबल है। कुछ पिक कर रहे हो? ये एग्जाम में सवाल बन जाएगा स्ट्रेट 5 नंबर का। इसमें 1 पॉइंट बचा है बस। आप ऑडिट कर रहे हैं यूनिलीवर्स, वाओ व्हाट अ ब्रांड। आप ऑडिट कर रहे हैं सीमेंस, वाओ व्हाट अ ब्रांड। आप ऑडिट कर रहे हैं पार्क सुजुकी का, इंडस मोटर्स का, होंडा का, रैकेट बेनकीजर का, आईसीआई का। आप ऑडिट कर रहे हैं एबल लेबोरेटरीज का। ये टॉप ब्रांड्स है, ऑल एमएनसीज वेयर वी हैव क्वालिफाइड पीपल। एसीए मेंबर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, आईबी ग्रेजुएट्स भी हैं। और एक तरफ ये लोकल सेठिया ग्रुप है जहां पर ज्यादा क्वालिफाइड लोग नहीं है। मेरा सवाल है बहुत ही सिंपल मासूमाना, जो एविडेंस क्वालिफाइड एनवायरनमेंट से मिलेगा जहां क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके रिलायबल होगा, वो डॉक्यूमेंट आपके लिए रिलायबल होगा, या जो एविडेंस एक ऐसे इदारे से आ रहा है जहां पर कंट्रोल्स नहीं है, जहां पर एसओपीज नहीं है और जहां पर क्वालिफाइड लोग नहीं है, जहां पर कंट्रोल्स वीक हैं, कहां का रिलायबल होगा? जबरदस्त हजरात, हमने कवर किया एक और एरिया। जी आगे चलते हैं जल्दी से, जरा हैंडआउट के पेज नंबर 3 पे आएंगे तो आप शुरू करेंगे जहां लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। जी हेडिंग आ रही है इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। स्टार्ट। Audit evidence requires that the auditor obtains sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusions। आगे चलो। on which to base the audit opinion at the end of the audit. ठीक हो गया। Sufficient and appropriate audit evidence. Sufficient relates to the quantity of audit evidence. Sufficiency relates to the quantity of evidence and appropriateness relates to the quality of evidence, which includes both relevance and reliability। सर एक हेडिंग आ रही है, उस पे लिखा हुआ है sufficient and appropriate। ये मैं आपको थोड़ी देर में लिखवाता हूँ, ठीक है जी। अब आगे चलें, डायग्राम बना हुआ है। appropriateness is equal to quality, दो तरफ बात हो रही, relevance और reliability। फिर लिखा हुआ है appropriateness is a measure of quality of evidence which has 2 elements, relevance and reliability। relevance के आगे लिखा हुआ है to be discussed later after substantive procedure। आप हजरात आगे आ जाएं तो हमारे पास जो है वो 2 हेडिंग्स बनी हुई आ रही हैं। हेडिंग जरा पढ़िएगा आगे, आगे क्या लिखा हुआ है? फैक्टर्स will influence the sufficiency and appropriateness of audit evidence, both quantity and quality factors covered। अच्छा अब देखिए यहां से बनेगा एग्जाम का सवाल, तो लेट्स बी अलर्ट। दोबारा पढ़ हेडिंग, थोड़ा स्लो पढ़ें। Factors will influence the sufficiency and appropriateness of audit evidence। अच्छा वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर सफिशिएंसी डिपेंड करती है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर जिन पर क्वालिटी डिपेंड करती है? क्वालिटी के अंदर 2 बातें थी, रेलेवेंस और फिर सुनने मेरी बात, क्वांटिटी के फैक्टर्स क्या हैं और रिलायबिलिटी के फैक्टर्स क्या है। 2 सवाल यहां से निकलते हैं एग्जाम। इफ आई बी एग्जाम फोकस, सर सवाल कैसे बनेगा? एक सवाल बन जाएगा बेसिक, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, जिसका शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है? सही। कहो सही, 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 सही। सफिशिएंट
अप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस। सही सही, सब सही। एक सवाल बनेगा, बताएं सफिशिएंसी के फैक्टर्स बताएं, एविडेंस कब ज्यादा होगा और एविडेंस कब। एक सवाल। दूसरा सवाल, तीसरा ये बताएं रिलायबिलिटी के एट्रीब्यूट्स क्या है। एक एविडेंस रिलायबल कब होगा। अब ये दोनों बातें हम कवर करने जा रहे हैं, तो पहले आसान बात कवर कर लें। हेडिंग आ रही है रिलायबिलिटी फैक्टर्स है, आ रही है हेडिंग, जवाब दे दें जी, पढ़े शाबाश। अब वही 5 बातें आ रही जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताई, ठीक है, जिसके आखिर में बिरयानी की एग्जांपल दी, पढ़े। Evidence is more reliable when it is obtained from independent sources outside the entity, for example, third-party confirmation. Evidence that is generated internally is more reliable when the related controls imposed by the entity are effective. जी, मैं दोबारा पढ़ा हूं, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। Evidence is more reliable when it is obtained from independent sources outside the entity, जहां हमने PSO की एग्जांपल दी थी भाई मुस्तफा रख के, that is third party confirmation। जो बात कोई और बताएगा वो बात ज्यादा, जो बात आप कंपनी के बाहर से डायरेक्ट थर्ड पार्टी से पूछेंगे वो बात ज्यादा रिलायबल होगी, ठीक है जी। नंबर 2, एविडेंस दैट इज जनरेटेड इंटरनली is more reliable when the related controls imposed by the entity are effective. Example, evidence obtained from Unilever or Siemens. जहां क्लाइंट पर कंट्रोल ज्यादा होंगे, जहां पर क्वालिफाइड लोग होंगे, वहां से मिलने वाला एविडेंस हमारे लिए ज्यादा रिलायबल होगा। बात समझ भी आती है। तीसरा, रिटन एविडेंस डॉक्यूमेंटेड इज मोर रिलायबल देन वर्बल। जो बात आपने जबानी कही और जो बात आप लिख के देंगे तो लिखी हुई बात ज्यादा रिलायबल है। नंबर 4, एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय एक्सटर्नल ऑडिटर इज मोर रिलायबल। एक बात घूम के आ रही मेरे पास, उसने इसको कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, फिर उसने मुझे बताया, अगर वही बात मैं डायरेक्ट पूछ लेता तो वो बात ज्यादा रिलायबल होती। और नंबर 5 आप पढ़ लें जी। Original documents are more reliable than photocopy. ठीक है जी, समझ आया कुछ। इन 5 बातों को 5 सेकंड में दोबारा पढ़ लें, हर बात की 1 सेकंड है, शाबाश, जल्दी। ठीक हो गया जी। ये हमने क्या कवर किया, ये हमने रिलायबिलिटी के फैक्टर्स कवर किए। 5 नंबर का सवाल बन जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आप साकिब ऊपर के पॉइंट्स पढ़ें और हेडिंग दोबारा पढ़ लें एक बार। Factors will influence the sufficiency and appropriateness, जिसके अंदर हमने क्वालिटी, जिसके अंदर रिलायबिलिटी की 5 बातें हमने ऑलरेडी कवर कर ली। तो अब जो पॉइंट्स आपके सामने आ रहे वो क्या है, दे आर पॉइंट्स ओनली ऑफ सफिशिएंसी। फिर मेरी बात सुन लो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहां 2 चीजें आपने याद करनी, सफिशिएंसी के फैक्टर्स बताएं और रिलायबिलिटी के फैक्टर्स बताएं। रेलेवेंस अभी हम नहीं पढ़े, वो बाद में कवर होगा। तो अभी हमने जो कवर किया थोड़ी देर पहले, वो क्या कवर किया, ये 5 बातें। अब हम क्या कवर करने जा रहे हैं कि एक क्लाइंट पर एविडेंस ज्यादा कब होगा और कम कब होगा, सैंपल साइज ज्यादा कब होगा और कम कब होगा। जी पढ़ें। The assessment of audit risk involves more risk, more evidence required. साकिब बहुत स्लो पढ़े, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है जी। द असेसमेंट ऑफ audit risk involves ब्रैकेट पढ़ो, more risk equals to more evidence required. एग्री कर रहे हो यार, आप लोग साथ नहीं दे रहे मेरा। जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना एविडेंस आगे चलो। The nature of the accounting and internal control system. अगर क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा तो हमारा रिस्क, तो फिर सैंपल साइज क्या हो जाएगा, आगे चलो। The materiality of the item. एक आइटम जो है, एक बैलेंस शीट का हजारों में आ रहा है, एक लाखों में आ रहा है, एक मिलियंस में आ रहा है, तो जहां बैलेंस मटेरियल होगा वहां रिस्क ज्यादा होगा, तो वहां सैंपल साइज भी ज्यादा होगा, आगे चलो। The auditor's past and current knowledge and experience of the business. हाँ, आप क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं पहली बार, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, तो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट में पिछले साल का तजर्बा नहीं होगा, तो इस साल रिस्क बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा। फिर अगले साल ऑडिट किया, फिर तीसरे साल दोबारा आ गए। ये जो ईयर आफ्टर ईयर ऑडिट करते हैं ये कहलाता है रिकरिंग ऑडिट। क्या कहलाता है ये? इसका मतलब है जब तुम तीसरे साल ऑडिट करने आओगे तो तुम्हारे पास पिछले 2 सालों का तजर्बा होगा, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग होगी, जानकारी होगी, चीजों का पता होगा, रिस्क क्या हो जाएगा, सैंपल साइज क्या हो जाएगा, आगे चलो। The source and reliability of the information available from third parties or MIS of the company. क्लाइंट का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो कितना रिलायबल है, समझ ही नहीं आ रहा कि ट्रांजैक्शन पोस्ट कैसे हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि डेबिट कैसे हो रहा है, और ये समझ नहीं आ रहा कि ये एंट्री कहां से जीएल में जा रही है,
इसका मतलब है कि अगर आपका अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा तो भी हमारा रिस्क बढ़ जाएगा, तो भी हमारा जो सैंपल साइज है वो बढ़ जाएगा। आगे चलो। Size of the organization. साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, छोटी कंपनी में नॉर्मली जो सीडीए कंपनी होती है या लेट्स से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई छोटे सेटअप्स है, वहां पर चूंकि बिजनेस का वॉल्यूम कम होता है, वहां पर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, लिहाजा वहां पर आप ज्यादा लोग नहीं रख सकते, वहां पर क्वालिफाइड लोग नहीं रख सकते। इम्तियाज स्टोर हो गया, चेज वैल्यू स्टोर हो गया, फिर आपका मेट्रो हो गया या मैक्रो है, ये दुबई का केयरफॉर है, ये बड़े ब्रांड्स हैं जहां दिन में लाखों की सेल हो रही है, ये क्वालिफाइड लोग रख सकते हैं। लेकिन जो छोटा गली में दुकान वाला बैठा हुआ है, जो गली मोहल्ले में दुकान वाले हैं जिनके छोटे सेटअप इतनी बड़ी दुकान होगी, वो क्वालिफाइड लोग नहीं रख सकते। तो छोटे सेटअप को ऑडिट करने में और बड़े सेटअप को ऑडिट करने में फर्क है। छोटे सेटअप में ऑडिट करेंगे वहां रिस्क ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर क्वालिफाइड लोग नहीं होंगे। तो जहां पर सेटअप छोटा होगा या कंट्रोल्स कम होंगे वहां पर रिस्क क्या हो जाएगा, तो वहां पर सैंपल साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आखिरी पॉइंट दोबारा पढ़े। Size of the organization A small company, is less likely to have as tight. वॉल्यूम बढ़ाओ अपना साकिब। A small company is less likely to have as tight control as large organization. A small company is less likely to have as tight control as a large organization. बड़ी कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज में एसओपी होते हैं, देयर आर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, वहां पर रिस्क ओवरऑल कम होता है, लिहाजा वहां हमारा जो सैंपल साइज है बोले तो सफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, देयर मस्ट बी एन इक्विलिब्रियम। हमें जो एविडेंस क्लाइंट पर चाहिए वो सफिशिएंट भी हो और अप्रोप्रिएट भी हो। अब यहां सवाल आता है, सर कितना सफिशिएंट हो, कितना अप्रोप्रिएट हो, क्या 2 किलो, क्या 1.5 किलो, क्या 1.5 पाव, क्या कोई गेज नहीं है। इसको गेज करने का कोई तरीके का, हाँ, प्रोफेशनल जजमेंट भी आगे रोल प्ले करेगा। और आगे जाके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है वो है आइजा 320। वहां बताऊंगा कि एक थ्रेशोल्ड आप निकालेंगे, देयर विल बी अ थ्रेशोल्ड। एग्जांपल देता हूं, मैंने इस क्लास में 2 लोगों से सवाल पूछा और मैंने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि जी पूरी क्लास को जवाब आता है। अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे बैठे, सुनिएगा बात, अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं तो मुझे बताओ क्या 3-4 का सैंपल साइज तुम्हें सही लग रहा है या 10-15 का ठीक लग रहा है? क्यों? कोई मैंने तुम्हें बताया रूल ऑफ थंब, या तुम्हारी जजमेंट ये बता रही है? इसका मतलब है कि कितना सफिशिएंट, कितना अप्रोप्रिएट, कितना रिलायबल, कितना सैंपल साइज। हाँ, एक आगे जाके टॉपिक जो है 320 का जिसमें पढ़ेंगे मटेरियलिटी, वो हमें हेल्प करेगा, बट प्रोफेशनल जजमेंट हैज टू बी एक्सरसाइज थ्रू आउट द ऑडियो। याद आ रहा है? जजमेंट और स्केप्टिसिज्म कहां पढ़ा था हमने? लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में कवर किया था। आगे बढ़ो जरा, एक मिनट। देयर आर, जल्दी से जरा स्पीड में पढ़ो। There are 2 methods to obtain audit evidence, or say that audit evidence can be gathered by the following 2 methods. जी, पहला मेथड Test of controls, TOC. ठीक है। टीओसी के अंदर 2 बातें, पहले सुकून से टीओसी की डेफिनेशन पढ़ लें। टीओसी हमारा आज के एजेंडा नहीं है, मैं अभी इसको नहीं समझाऊंगा, सिर्फ पढ़ के निकाल देंगे। जी पढ़ें। Tests performed to obtain evidence about the operating effectiveness of controls in preventing, detecting, and correcting material misstatements. ठीक है। TOC should be designed to check that the control procedures (SOPs) are एसओपी का एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जी, are being applied and that the objectives are being achieved. ठीक है। Test of control includes 2 things. 2 थिंग्स बाद में बात करेंगे। एक होता है डिजाइन और एक होता है ऑपरेशन। एक होता है डिजाइन और एक होता है, आप पढ़ लें सब्सटेंटिव। याद है सब्सटेंटिव का मतलब क्या बताया था? सब्सटेंटिव का मतलब था पीएनएल बैलेंस शीट को वेरीफाई करना। आगे चले, आगे हेडिंग आ रही सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कहो सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जब एक ऑडिटर पीएनएल बैलेंस शीट के नंबर्स को वेरीफाई कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। आगे पढ़ें। Substantive procedure, also called detailed testing, verification of financial statement. जी, Substantive procedure or substantive tests are procedures performed by the auditor to detect material misstatement either via fraud or error। जी, at the assertion level or say in the financial. अब यहां से एक और वर्ड हजरात हमारे सामने आया है, उसका नाम है एट द असर्शन लेवल। और यहीं पर मैं क्लास का, इस लेक्चर का इख्तिताम करूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरी क्लास फोकस करेगी। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइदर बाय फ्रॉड और बाय एरर एट द असर्शन लेवल। ये असर्शन लेवल क्या है ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एट द असर्शन लेवल और से इन द अकाउंट्स और से इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे आर जनरली ऑफ 2 टाइप। अब सब्सटेंटिव के अंदर भी 2 चीजें हैं,
एक हेडिंग आ रही है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और एक हेडिंग आ रही है अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये असर्शन लेवल क्या है ये बताऊंगा। सब्सटेंटिव के अंदर मजीद दो मेथड्स है, क्या? एक है एपी और एक है टीओडी। ये दोनों क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जनाब हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मटेरियलिटी। हजरत ये हमने कवर किया आइजा 500। लेट्स रिकैप। कहो आइजा 500 एविडेंस हासिल करने के दो मेथड्स, टीओसी सब्सटेंटिव। टीओसी का ऑब्जेक्टिव कंट्रोल टेस्टिंग, सब्सटेंटिव का ऑब्जेक्टिव पीएनएल बैलेंस शीट को वेरीफाई करना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करें तो भी कायरो, सब्सटेंटिव करें तो भी कायरो, चाहे टीओसी करें या सब्सटेंटिव करें, करने के तरीके कॉमन कायरो। 8 बातें, कॉन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी बोले तो क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, अप्रोप्रिएटनेस बोले तो क्वालिटी ऑफ एविडेंस। क्वालिटी में 2 बातें, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में 5 बातें। हजरत यहां हम लेक्चर को क्लोज करते हैं। आई होप आपको बात समझ आई होगी। आइजा 500 इज लाइक अ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ आवर एंटायर सिलेबस। इस लेक्चर के मजीद 10 से 15 मिनट बाकी हैं और अगले लेक्चर में असर्शन लेवल भी बताऊंगा, एपी और टीओडी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इस पर सवाल एग्जाम में कैसे बनेगा, इस टॉपिक पर सवाल डायरेक्ट कैसे बनेगा और इस टॉपिक पर सवाल इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड।